आ रही होती है और हारने की वजह से वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रही होती है। तो वहाँ पर फिर से उठती है और अपने ब्लड एसेंस को यूज करने लगती है। वो अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ा लेती है। जैसे वो ऊपर की तरफ जाती है और पावर को रिलीज करती है, जबरदस्त रोशनी निकलती है और साथ ही बहुत ही जबरदस्त प्रेशर निकलता है। तो हमारा जुंजी भी अपनी आंखों को कवर करते हुए पीछे की तरफ गिर जाता है। उसी वक्त जून सीली फिर से वहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए कहती है, देखते हो कि तुम यहाँ पर मुझे और ज्यादा शर्मिंदा कैसे करते हो। जबकि बाहर का सीन दिखाते हैं, बाहर जहाँ पर जनता बैठी होती है। जिनका 99 सन अपने फादर से कहता है, फादर ये वाली स्पेशल टेक्निक तो इतनी पावरफुल टेक्निक है कि सिर्फ और सिर्फ एम्परर लॉर्ड ब्राउन के लोग इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक फॉरबिडन टेक्निक है। अपने फादर से कहता है, फादर तो आपको क्या लगता है कि ये लड़की जहाँ पर फोर्सफुली अपने ब्लड एसेंस को यूज करते हुए इस टेक्निक को यूज कर पा रही है। कि फादर से कहते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। तो जो सीली ने वहाँ पर अपनी तलवार को साइज में बहुत ज्यादा बड़ा कर लिया होता है, वो उसके ब्लड एसेंस की वजह से हो रहा होता है। 99 सन के फादर से कहते हैं, अगर इस टेक्निक को ठीक से ना यूज किया जाए तो इससे जो कास्ट करने वाला होता है उसकी अपनी बॉडी बुरी तरह से जख्मी हो जाती है। हो सकता है कि वो डिसेबल हो जाए या फिर वो मर भी सकती है। जिसके ऊपर कास्ट की जाती है उसकी डेथ तो पक्की है। 99 सन अपने फादर से कहता है, तो फादर इसका मतलब यह है कि ये लड़की पागल हो चुकी है, क्योंकि अगर इसने इसको ठीक से कास्ट नहीं किया तो ये तो यहाँ पर मर सकती है। लगता है कि इसे अपनी जान की परवाह भी नहीं रही अपनी इज्जत के आगे। जबकि मिशन की बड़ी बहन से कहती है, मुझे लगता है कि जून जीली जहाँ पर किसी भी हद तक जाने को तैयार है जुंजी को हराने के लिए, जहाँ तक कि अपनी जान देने को भी तैयार हो चुकी है। इसी वजह से तो उसने यहाँ पर फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर लिया है। लेकिन मिशन अपने हस्बैंड के लिए वहाँ पर परेशान हो रही होती है। तो हमारा जुंजी वहाँ पर उसके अटैक को ब्लॉक कर रहा था। हमारा जुंजी कहता है, इसकी पावर इतनी अचानक से इतनी ज्यादा बढ़ कैसे गई है, ये औरत वाकई में बहुत ज्यादा पागल है। तो अपने ब्लड एसेंस की पावर्स को यूज करते हुए अपनी पावर्स को बढ़ा लिया, लेकिन इसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि यहाँ पर इसको ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं रख पाएगी। जुंजी ने अपने सामने एक शील्ड बनाई होती है अपनी तलवार को सामने करते हुए, लेकिन वो शील्ड बड़ी आसानी से टूट जाती है। और जून जीली की जो बड़ी सी तलवार होती है वो बड़ी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ती है, उसकी शील्ड को तोड़ते हुए हमारे जुंजी की तलवार के साथ जाकर टकराती है। जुंजी अपनी तलवार के साथ उसको ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाका होने के बाद, धुआं हटने के बाद दिखाता है कि हमारा जुंजी ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है, उसकी तलवार भी उसके हाथ से गिर चुकी होती है। मास्टर मो बिंगजान और ग्रेट एल्डर दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं, जुंजी का क्या होगा। हमारा जुंजी फिर से उठता है और अपनी तलवार को अपने हाथ में पकड़ता है। हमारा जुंजी अपनी तलवार को पकड़कर उसका खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, लड़की तुम वाकई में काफी ज्यादा कमाल की हो। लेकिन जून जीली ये देखकर काफी हैरान होती है कि हमारे जुंजी ने उसके अटैक को ब्लॉक कर लिया। सिर्फ वही नहीं बल्कि जिंग जुई और उसके फादर और बाकी के सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। जुंजी ने यहाँ पर ब्लड एसेंस की 30% पावर के अटैक को ब्लॉक कर लिया। तो जून जीली वहाँ पर 30% पावर को यूज करने के बाद काफी हैरान हो रही होती है, देखकर काफी हैरान होती है और कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुमने इसको ब्लॉक कैसे कर लिया। और फिर से वहाँ पर अपनी उसी टेक्निक को यूज करने लगी है। मिशन के फादर वहाँ पर बाहर खड़े एनालाइज कर रहे होते हैं और कहते हैं, जून जीली लगता है पागल हो चुकी है, ये यहाँ पर किसी भी हद तक जाने को तैयार हो चुकी है। पहले अटैक में अपने तकरीबन 30% ब्लड एसेंस को यूज कर दिया था। अगर ये दोबारा इसको यूज करेगी तो इसका मतलब यह है कि ये फिर से 30% ब्लड एसेंस को यूज करेगी। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 40% ब्लड एसेंस बचेगा। 99 सन कहता है, लेकिन फादर ये तो यहाँ पर कर रही है, ये तो दोबारा दूसरी बार भी इस ब्लड एसेंस की पावर को यूज करते हुए तलवार को फोर्स करने वाली है। तो उसके मास्टर फिर से चिल्लाकर उसे कहता है, बेटा बस करो, मैंने तुम्हें कहा ना रुक जाओ, क्या तुम अपने मास्टर का कहा नहीं मानोगी। मास्टर से जब रहा नहीं जाता तो वो बड़ी स्पीड से उड़ते हुए अरीना की तरफ आगे बढ़ते हैं। मास्टर चूहुई से कहते हैं, मैं जहाँ पर अपने स्टूडेंट की तरफ से डिफीट को एडमिट करता हूँ, प्लीज इस बैरियर को ओपन करें, मुझे अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ से जाने दे, मैं अपने स्टूडेंट को लेकर यहाँ से चला जाऊंगा, मैच को और ज्यादा नहीं खेलना। तो मास्टर चूहुई से कहते हैं, आपको रूल्स के बारे में अच्छी तरह से पता है कि आप बाहर से आकर इंटरफेयर नहीं कर सकते जब तक कि वो लड़की खुद वहाँ पर हार नहीं मानती। अब फिर वो अरीना से बाहर नहीं गिर जाती या फिर वो फाइट करने के काबिल नहीं रहती, तब तक ये फाइट चलती रहेगी। क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर से कह रहे हैं मेरे लिए इसको ओपन करो, साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हुए इस बैरियर को ओपन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। जैसे वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं ताकि वो बैरियर को ओपन करके जाके अपने स्टूडेंट को बचा सके, वो बैरियर को तोड़ भी देते हैं। बैरियर के टूटने के साथ ही मास्टर चूहुई भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर चूहुई के गिरने के साथ ही बुड्ढा एम्परर मास्टर वहाँ पर पहुंच जाता है। वो मास्टर स्वॉर्ड मास्टर के सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, स्वॉर्ड मास्टर हमें अच्छी तरह से पता है कि आप अपने स्टूडेंट को बचाना चाहते हैं, पर एक कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशन को जीतने के बाद जो भी बच्चा इस कंपटीशन को जीतेगा वो एक गार्ड बनने वाला है। क्या आपको लगता है कि हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ टॉलरेट करेंगे? आपको ये सब कुछ करने की इजाजत नहीं है, पीछे हट जाए। और मास्टर से कहते हैं, बुड्ढे एम्परर मास्टर साइड के ऊपर हट जाओ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही डिसाइपल है, वो सिर्फ और सिर्फ ये जुन जीली है। जीली मेरी डिसाइपल नहीं बल्कि मेरी सक्सेसर भी है, मेरी स्वॉर्ड लाइन की आगे लिनिएज में कोई भी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा मुझे कोई अच्छा डिसाइपल मिल सकता है। अगर तुम मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें भी हटाकर आगे चला जाऊंगा, तुम्हें साइड पर हटना होगा। जुन जीली वहाँ पर अपने मास्टर से कहती है, मास्टर प्लीज आप ऐसा मत करें, मुझे पता है कि मैं आपके डिसाइपल होने के लायक नहीं हूँ, लेकिन अगर आप मुझे यहाँ पर से फोर्सफुली इस फायर से लेकर चले जाते हैं, अपनी बाकी की सारी जिंदगी आपसे बहुत ज्यादा नफरत करूंगी, मैं अपनी बाकी की सारी जिंदगी आपसे कभी भी मैं एक मास्टर की तरह बर्ताव नहीं करूंगी। जुन अपने मास्टर से जब ये बात करती है तो उसके मास्टर भी शांत हो जाते हैं और कहते हैं, अगर तुम वाकई में ऐसा चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ देता हूँ। जबकि हमारे जुंची के जो साथी होते हैं, ग्रेट एल्डर चिल्लाकर उसे कहते हैं, जुंची ये लड़की पागल होगी, ये दोबारा से अपने ब्लड एसेंस को यूज करने वाली है, मुझे लगता है कि तुम्हें जल्दी से हार मानकर निकलना होगा, तुम्हें अपनी जान बचानी चाहिए। मो बिंगजान से कहती है, हाँ जुंची प्लीज वहाँ से निकल आओ, तुम अपनी हार मान लो क्योंकि तुम इससे फाइट नहीं कर पाओगे, ये लड़की तो अपनी जान को दांव पर लगाने पर तैयार है। जबकि मिशन के फादर भी वहाँ पर खड़े कह रहे होते हैं। अब जहाँ पर देखने में मजा आएगा क्या होने वाला है, क्या जुंची दोबारा से उसके ब्लड एसेंस के तलवार के अटैक को ब्लॉक कर पाएगा या नहीं, क्या उसको रोक पाएगा या नहीं। 99 सन कहता है कि हमारे जीजा जी तो बहुत ज्यादा पागल है, क्योंकि अगर वो औरत पागल है जो उसके ऊपर अटैक कर रही है तो हमारे जीजा जी उसके सामने दोबारा से खड़े हो गए, यानी कि उसके अटैक को दोबारा ब्लॉक करने के लिए रेडी है। तो जुन जीली वहाँ पर फिर से अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए अपने सेकंड अटैक को यूज करने लगी है।
सेम अटैक होगा, सेम अटैक के साथ वो जुंजी के ऊपर अटैक करेगी। इस बार माँ जुंजी पहले जंप कर जाता है, वो उसके अटैक को अवॉइड करने के लिए पहले जंप करते हुए ऊपर जाता है, अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जून जिली के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जून जिली उसके अटैक को अवॉइड करने के साथ ही उसके ऊपर फिर से अटैक करती है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करते बहुत सारी तलवारें बनाकर माँ जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं और उसके साथ अपनी पाम से जब अटैक करते तो जुंजी पीछे की तरफ गिर जाता है। माँ जुंजी गिरने के बाद जब ग्राउंड के ऊपर जाता है, उसके साथ ही जून जिली ने अपनी ब्लड एसेंस की तलवार को रेडी कर लिया होता है। वो अपनी ब्लड एसेंस की नेमलेस तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगी है, जबकि माँ जुंजी इस बार अपनी आइस शील्ड को यूज कर रहा होता है। माँ जुंजी आइस के साथ एक बड़ी सी शील्ड बना लेता है, एक बड़ा सा आइस का क्रिस्टल बनाता है ताकि अपने आप को कवर कर सके। तो आइस क्रिस्टल बहुत ज्यादा बड़ा होता है, लेकिन जून जिली जब अपनी बड़ी सी ब्लड एसेंस की तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करती है तो उसकी आइस की शील्ड उसके सामने एक सेकंड भी नहीं टिक पाती। वो बड़ी स्पीड के साथ उसकी सारी आइस को तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ती है और जाकर जुंजी के पास पहुंचती है। जुंजी अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके ब्लॉक करता है। माँ जुंजी अपनी तलवार के साथ उसका ब्लॉक कर रहा था क्योंकि उसकी सारी आइस शील्ड तो टूट चुकी होती है। माँ जुंजी उस अटैक की वजह से काफी दूर उड़ता हुआ जाकर गिरता है, जहाँ तक कि वो अरीना के कोने के ऊपर जाकर गिरता है, वहाँ से बिल्कुल नीचे जाकर गिरने वाला होता है। 99 सन अपने फादर से कहता है, फादर क्या आपने देखा कि हमारे जीजा जी ने फिर से अटैक को ब्लॉक कर लिया, उसने दूसरे अटैक को भी ब्लॉक कर लिया है। फादर उसे कहते हैं हाँ मुझे दिखाई दे रहा है। माँ जुंजी सेकंड अटैक को ब्लॉक करने के बाद फिर से उठकर खड़ा हो जाता है। माँ जुंजी उठकर खड़ा होता है, जून जिली उसके सामने खड़ी होती है। अपने ब्लड एसेंस को यूज करने की वजह से उसकी हालत बुरी हो चुकी होती है, उसके मुंह से ब्लड बह रहा होता है। जून जिली वहाँ पर तीसरी बार अपनी ब्लड एसेंस की पावर को यूज करने लगती है। तो 99 सन कहता है, फादर जी वो औरत बाकी में पागल हो चुकी है, ये तीसरी बार भी अपने ब्लड एसेंस की स्वर्ड को यूज करने लगी है। उसके फादर उसे कहते हैं लेकिन लगता नहीं तीसरी बार इसको यूज कर पाएगी, क्योंकि अगर इससे तीसरी बार यूज किया तो 90% ब्लड एसेंस यूज हो जाएगा, उसके पास सिर्फ और सिर्फ 10% ब्लड एसेंस बचेगा और उसके साथ ये बच नहीं पाएगी। अगर ये यहाँ पर तीसरी बार भी अपनी ब्लड एसेंस की पावर को यूज कर लेती है तो मुझे नहीं लगता कि ये एक कदम भी आगे बढ़ा पाएगी, ये जुंजी पर अटैक करने से पहले ही मर जाएगी। क्योंकि स्वॉर्ड मास्टर को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि जून जिली के साथ अब क्या होने वाला है, उसका अंजाम क्या होगा। तो ऊपर की तरफ देखकर रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं, जून जिली मेरी बच्ची तुम ऐसा क्यों कर रही, क्या मेरी नफरत इतनी ज्यादा बड़ी हो सकती थी, अपनी जान को दांव पर लगा देता किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए। जुंजी को याद आता है कि इसने उसके साथ ज्यादा कुछ बुरा तो नहीं किया, क्योंकि ये उस वक्त बहुत ज्यादा एरोगेंटली बिहेव कर रही थी जब ये लोग इंटरेस्ट से एंटर हो रहे थे। अगर स्वॉर्ड मास्टर अपने स्टूडेंट जून जिली के साथ वहाँ पर पहुंचे थे तो ये वहाँ पर बहुत ही एरोगेंटली बात कर रही थी, इसी वजह से स्नो क्वीन ने इसके मुंह पर थप्पड़ मारा था और साथ ही जुंजी के पास इसको माफी मंगवाई थी। जुंजी उसी की तरफ ही देख रहा होता है कि उसी वक्त जून जिली नीचे की तरफ गिर जाती है, तो जुंजी आगे बढ़ता जाकर उसे पकड़ लेता है, उसे नीचे गिरने से बचा लेता है, क्योंकि वो तीसरी बार अपने लाइफ एसेंस को यूज नहीं कर पाती। भी देखने वाले और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या हुआ, लगता है कि मैच खत्म हो चुका है। इसी के साथ ही वो सभी जुंजी के नाम की नारे लगाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं फाइनली यहाँ पर कोई जीत चुका है। तो बहुत अच्छी बात है कि जून जिली वहाँ पर और ज्यादा एक्शन नहीं कर पाई। अगर वो तीसरी बार भी अपनी पावर्स को यूज कर पाती तो वो मर चुकी होती, क्योंकि वो तीसरी बार अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकती थी, तीसरी बार उसका लाइफ एसेंस खत्म हो जाता। तो अच्छी बात है कि खुद ही कोलैप्स हो गई और जुंजी ने इस मैच को जीत लिया है। तो जून जिली बेहोश नहीं हुई थी, जून जिली अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। तो हमारा जुंजी उसे कहता है, जिली जी तुम कर क्या रही हो, हम दोनों के दरमियान में कोई इतनी बड़ी नफरत तो है नहीं जो तुम यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। इसी के साथ ही वो अपनी बहुत ही कमजोर सी हालत में भी उसके मुंह पर पंच मारती है और उसे कहती है नहीं पता लेकिन मैं तुमसे बहुत ज्यादा नफरत करती हूँ। जुंजी उसे कहता है प्लीज मुझे भी इस बात के लिए माफ कर देना, मैं यहाँ पर तुम्हें आसानी से हरा सकता था, लेकिन इसके बावजूद मैं गुस्से की आग में अंधा हो चुका था। मेरे ब्रदर पोज उनके साथ जो कुछ भी किया तो उसका बदला लेना चाहता था, इसी वजह से पब्लिक में तुम्हें बहुत ज्यादा हमिलिएट किया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तुम्हें यहाँ पर ये लगा कि तुम्हें अपनी जान को दांव पर लगाकर मुझे हराना है। तुम्हारा जुंजी जून जिली से माफी मांगता था, जून जिली भी वहाँ पर शांत हो जाती है, उसे पता चल जाता है कि जुंजी को इतना बुरा इंसान भी नहीं है। स्वॉर्ड मास्टर भी जल्दी से जाम करते वहाँ पर आ जाते हैं। जून जिली बेहोश हो चुकी है, तो मास्टर वहाँ पर आने के बाद जुंजी से कहते हैं लड़के तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही तुम्हारा माफी मांगने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जो तुमने इससे इस तरह माफी मांगी है। तो जाने के बाद जून जिली की बॉडी के अंदर जो इसका इनर डीमन है उससे निकलने के बारे में मैं इसको ट्रेनिंग दूंगा ताकि ये अपनी इनर हेट्रेड को छोड़कर अजीम मास्टर बन सके। मास्टर चूहे उन लोगों से कहते हैं क्योंकि जून जिली यहाँ पर बेहोश हो चुकी है, इसका मतलब यह कि मैच और ज्यादा कंटिन्यू नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यह कि जुंची ने फाइट को जीत लिया और उसके बाद अब जुंची की 2 फाइट्स रह चुकी हैं। सेमीफाइनल में एक फाइट जिंगजुई के साथ होगी और उसके बाद लू चेंगशेंग के साथ फाइट होगी। पोजन बहुत ज्यादा खुश होता है और उसे कहता है तो जुंची तुमने कर लिया। मास्टर हू रुली से कहते हैं लड़के मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा था कि तुम ऐसा कर लोगे। सॉन्ग स्नो राम तो वाकई में बहुत ज्यादा लकी है कि उनके पास तुम्हारे जैसा एक प्राउड साइपल है। ग्रेट एल्डर भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश रहते हैं और जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं, जबकि दूसरी तरफ से मीजिन भी बहुत ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है मेरे ब्रदर जुंची तो बहुत ज्यादा औसम है, देखा तुमने तुम सभी लोगों ने देखा होगा मेरे होने वाले हस्बैंड कितने ज्यादा औसम है। पहले से पता था कि यही इस फाइट को जीतने वाले हैं, जबकि उसकी बहन उसे कह रही थी शांत हो जाओ, ये तुम क्या कर रही हो, सभी लोगों के सामने इस तरह चिल्ला नहीं सकती, हमारी फैमिली को रेपुटेशन भी है। तो मीजिन की बड़ी बहन जिंगजुई अपने फादर से कहती है फादर अब जबकि आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि जुंची ने गार्ड सन्स में से 2 को हरा दिया है, इसका मतलब यह है कि वो लैंगचुआन, जून जिली और मीजिन हम तीनों से ज्यादा पावरफुल है। अगर वो मुझे भी हरा देता है तो इसका मतलब यह है कि आपके पास कोई भी वजह नहीं बचती कि आप अपनी बेटी की शादी उसके साथ ना करें, क्योंकि वो वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड लड़का है। उसके फादर से कहते तुम्हारी बात ठीक है, ये लड़का बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इसके पास बहुत सारे सीक्रेट्स हैं और इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है, लगता है कि फ्यूचर में ये गॉड बन सकता है। लेकिन ये लॉर्ड राम्स है, इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा हम्बल है, हम लोग इसकी बैकग्राउंड के साथ मैच नहीं करते। तो सभी लोग ग्लेज लाइट राम से है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं ग्लेज लाइट राम का किंग हूँ, मैं किसी ऐसे लड़के के साथ अपनी बेटी की शादी कैसे कर सकता हूँ। दूसरी तरफ अरीना में हमारा जुंची स्वॉर्ड मास्टर से भी माफी मांगता और कहता प्लीज मुझे माफ करना था। स्वॉर्ड मास्टर से कहते हैं तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया और साथ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया
मेरे डिसाइपल को बुरी तरह जख्मी ना करने के लिए। यहाँ पर ड्रैगन एम्पर को दिखाते हैं जो कि अपने रिमार्क्स देते हैं। बुड्ढे एम्पर से कहते हैं अगर तुमने इस लड़के को उसी वक्त निकाल दिया गया होता, टावर के प्रीलिमिनरी राउंड से पहले इसको निकाल देते, तो उस वक्त हमें ये सब कुछ देखने को नहीं मिलता। क्या तुमने देखा ये लड़का क्या कुछ कर सकता है? ये लड़का लो राम से होते हुए लो कल्टीवेशन के साथ यहाँ तक पहुंच चुका है। बुड्ढा एम्पर मास्टर भी उसे कहता है कि मैंने इस गॉड राम में बहुत सारे स्टार्स को देखा है, बहुत सारे स्टार्स को उभरते हुए देखा, बहुत सारे स्टार्स को गिरते हुए देखा, लेकिन इस जैसा लड़का मैंने कभी भी नहीं देखा जो कि लो राम से यहाँ तक पहुंच पाया है। वाकई में ठीक कहा, हमने वहाँ पर बहुत बड़ी गलती की थी इसको निकालने का फैसला करके। ड्रैगन एम्पर कहते हैं मैं अगली फायर जुनची और लू चैंगशेंग के दरमियान में देखना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि जुनची उसके खिलाफ कौन कौन सी सीक्रेट पावर्स को यूज करेगा और किस तरह इस फाइट को जीत पाएगा। ब्रह्मा एम्पर से कहते हैं हाँ मैं भी ये सब कुछ देखना चाहता हूँ। तो ये सभी लोग हमारे जुनची की फाइट को देखना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें सॉन्ग स्नो राम के रेजिडेंसी एरिया का दिखाया जाता है, जिससे सभी लोग वापस आते हैं एक दिन की रेस्ट के लिए। तो वहाँ से वापस आने के बाद ये सभी लोग अपनी सुनो सॉन्ग राम की रेजिडेंसी एरिया में आते हैं। वापस आने के बाद मास्टर मोबिंग जान हमारे जुनची से कहते हैं तुमने जुन जीली को तो हरा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी जुन जीली बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, लेकिन तुम भी जख्मी हो। मैं चाहती हूँ कि तुम पहले अपना ध्यान रखो और तुम ठीक होगे तभी तुम कल की फाइट में हिस्सा ले पाओगे। मास्टर मोबिंग जान उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कल की तुम्हारी फाइट किसके साथ होने वाली है? कल की तुम्हारी फाइट शुई जिंगजुई के दरमियान में होने वाली है, जिसे गॉड ऑफ वार भी कहते हैं। उसके पास जो कल्टीवेशन है वो स्पिरिचुअल राम के 10th लेवल पर है, यानी कि उसकी कल्टीवेशन तुमसे पूरा एक लेवल हायर है। तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम उसका मुकाबला कर सको। हमारा जुनची उसे कहता है यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात कौन कर रहा है? मुझे तो हर बैटल को जीतना है। जैसे कि आप पहले से ये बात जानती है, मैंने आपसे कहा था कि मुझे इस कॉन्फ्रेंस को जीत कर पहले नंबर पर आना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। क्योंकि हमारे जुनची को उसकी मास्टर जैस्मीन ने कहा था कि उसे इस कॉन्फ्रेंस की टॉप पोजीशन के ऊपर आना। उसे लगा था कि वो टॉप के ऊपर नहीं आ पाएगा और हिम्मत हारकर यहाँ से वापस चला जाएगा, लेकिन हमारा जुनची तो अपना फैसला कर चुका है। नेक्स्ट हमें फिर से अगले दिन का दिखाया जाता है। अगले दिन अरीना का दिखाते हैं जहाँ पर मास्टर चू ही कहते हैं तो हम लोग यहाँ पर अपनी सेकंड बैटल को स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारी सेकंड लास्ट बैटल होने वाली है फाइनल से पहले। बैटल में एक तरफ जुनची होगा और दूसरी तरफ से जिंगजुई होने वाली है। तो चलो जल्दी से अपनी बैटल को स्टार्ट करो। तुम्हारा जुनची अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, बड़ी स्पीड से उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था, जबकि दूसरी तरफ से जिंगजुई अपनी पावर्स को यूज करते हैं उसके अटैक को ब्लॉक करती है। वाटर पावर को यूज करते हुए हमारे जुनची को पीछे की तरफ गिरा देती है। हमारे जुनची उसकी फॉर्मेशन के साथ टकराने के बाद जब पीछे गिरता है तो मास्टर मो बिंगशान कहती है ये तो कोई शुई फॉर्मेशन है, ये एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन है जो कि सिर्फ और सिर्फ जिंगजुई यूज कर सकती है। जुनची वहीं पर खड़े खड़े अपने एक आइस फील्ड बनाता है और उस आइस फील्ड को तोड़ने के बाद वहाँ पर एक धमाका होता है। उसके साथ ही हमारा जुनची वहाँ से बाहर निकलता है। जुनची अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए फिर आगे बढ़ता है और कहता है तो आप देखते हैं कि तुम मेरी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर पाती हो या नहीं। तो जैसे वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है उसी वक्त जुनची अपनी तलवार को वापस अपनी म्यान में डालती है और पीछे की तरफ मुड़ जाती है और उसे कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर हार मानती हूँ, और वो पीछे हट जाती है। जबकि हमारा जुनची वहीं पर रुक जाता है। हमारा जुनची को भी एक झटका लगता है। वो कहता है तुम क्या कह रही हो? तो जिंगजुई से कहती है मुझे लगता है कि लू चैंगशेंग के साथ तुम्हें अपनी फाइट के लिए बहुत सारी एनर्जी को बचा कर रखना होगा, क्योंकि उसके साथ तुम्हारी फाइट अल्टीमेट फाइट होने वाली है। उसकी कल्टीवेशन तुमसे बहुत ज्यादा हायर और हम सभी से वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर साथ ही शुई जिंगजुई जल्दी से जंप करते हुए रीना से बाहर चली जाती है, वहाँ पर जनता के पास, यहाँ पर उसके भाई बहन होते हैं। तुम्हारा जुनची इस बात से और भी हैरान हो रहा होता है। चू हुई कहते हैं अब जबकि जिंगजुई अरीना से बाहर चली गई, उसने खुद अरीना को छोड़ दिया। इसका मतलब यह है कि वो इस बैटल को छोड़कर चली गई और जुनची ने इस बैटल को जीत लिया है। जिंगजुई को दोबारा यहाँ पर मौका नहीं मिलेगा इस बैटल में आगे बढ़ने का। सभी देखने वाले भी काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। सभी लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है? शुई जिंगजुई जो कि दूसरे नंबर पर थी गॉड सन्स में से, लेकिन उसने यहाँ पर हार मान ली। जुनची के सामने उसने इतनी आसानी के साथ हार मान लिया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो सभी लोग इसकी तारीफें कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता शुई जिंगजुई ने अपने जीजा जी के सामने यहाँ पर हार मानी है। तो वो सभी लोग कहते हैं हो सकता है कि लड़के पास कुछ ऐसे सीक्रेट्स हो जिसकी वजह से ये सभी हायर लाम के लोग इसके सामने हार मान रहे हैं। मास्टर मो बिंगजान और ग्रेट एल्डर दोनों बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कहते हैं कहीं हम लोग यहाँ पर कुछ सपना तो नहीं देख रहे। हम लोगों ने यहाँ पर चैंपियनशिप को ना सिर्फ जीता बल्कि हम लोग फाइनल तक पहुंच चुके हैं। हमारी राम का लड़का जो है चैंपियनशिप में कितना ज्यादा आगे पहुंच चुका है, फाइनल होने वाले हैं, हमारा लड़का फाइनल में पहुंच गया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। हमारी स्नो सॉन्ग राम की किस्मत बदलने वाली है। इसी तरफ लू चैंगशेंग की जो मास्टर होती है वो लू चैंगशेंग से कहती है लू चैंगशेंग मुझे लगता है कि तुम्हारे पास तुम्हारा राइवल मिल चुका है जो तुमसे फाइट करने के लायक है। तो लू चैंगशेंग उसे कहता है मास्टर क्या आपको लगता है कि ये वाकई मुझसे फाइट कर सकता है? इसी के साथ उन्हें स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है जहाँ पर लास्ट बैटल होने वाली है। तो बैटल ऑफ गार्ड्स की लास्ट फाइट जो कि फाइनल फाइट होगी और इसके बाद जो भी जीतेगा वो गार्ड बनेगा। यहाँ पर जो फाइट होगी वो लू चैंगशेंग और जुनची के दरमियान में होने वाली है, लेकिन यहाँ पर रूल्स को कुछ चेंज किया जाता है जो कि अभी आपको बताए जाएंगे। लू चैंगशेंग जल्दी से जंप करते हुए रीना में आ जाता है। एक तरफ लू चैंगशेंग होता है, दूसरी तरफ हमारा जुनची होता है। चू हुई उन दोनों से कहता है कि मैं तुम दोनों को यहाँ पर कंग्रेचुलेट करता हूँ कि तुम दोनों ही फाइनल राउंड में पहुंच चुके हो। फाइनल राउंड को जीतने के बाद तुम गार्डसन बन सकते हो। इसी के साथ ही मास्टर चू हुई हमारे जुनची से कहते हैं जुनची यहाँ पर एक बात मैं तुमसे करना चाहता हूँ जो मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूँ, ये भी हमारे रूल्स में शामिल है। ये वाला रूल मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि इनकी जो फाइनल्स की जो दौड़ थी इस टूर्नामेंट में इन्होंने टोटल 8 मैचेस खेलने थे। जुनची ने पहले मैच में क्योंकि खुद ही डिफीट मान ली थी, इसी वजह से उसने एक मैच हारा है और लू चैंगशेंग ने अपने सारे के सारे 8 मैचेस जीते हैं। मास्टर चू ही कहते हैं क्योंकि लू चैंगशेंग ने 8 मैचेस जीते हैं, अगर तुम यहाँ पर लू चैंगशेंग को एक बार हरा देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जीत जाओगे, तुम्हें यहाँ पर लू चैंगशेंग को 2 बार हराना होगा। तुम इसको 2 बार हराते हो तब जाकर तुम्हारा हिसाब इसके साथ बराबर हो जाएगा और उसके बाद तुम इस गार्ड कॉन्फ्रेंस को जीत जाओगे। जाहिर सी बात है इसके ऊपर जनता ने रिएक्शन तो देना ही था क्योंकि लू चैंगशेंग एक बहुत ही पावरफुल ओपोनेंट है, उसको एक बार हराना नामुमकिन सा है, दूसरी बार हराना तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तुम्हारा जुनची उसकी बात सुनने के बाद उन्हें ओबे करता है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, जबकि बाकी के सभी लोग कहते हैं ये तो बिल्कुल
बिल्कुल चीटिंग है। एक लोअर नाम के लड़के जिसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा लो है, उसके लिए लू चैंगशैंग को एक बार हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है और आप लोग कह रहे हैं कि उसे 2 बार हराना होगा। क्या ये लोग जानबूझकर ये कर रहे हैं कि इस लड़के को इस कंपटीशन से बाहर निकाला जा सके? तो यहाँ पर कोई मौजज़ा हो सकता है जिसकी वजह से लू चैंगशैंग जुनजी के हाथों से हार जाए। में से कुछ लोग चला रहे होते हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि डबल फाइट देखने को मिलेगी। जुनजी कहता है मास्टर चूही, अब जबकि ये एक रूल है तो फिर मुझे तो इस रूल को मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं इस रूल के साथ ही चलूंगा। मास्टर चूही कहते तो फिर तो बहुत ही अच्छा हो गया। इसी के साथ ही मास्टर चूही उन लोगों से कहते हैं अच्छा ठीक है, चलो ठीक है, फिर तुम लोग अपनी बैटल को यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहता हूँ। उनसे कहता है यहाँ पर बैटल को जीतने के बाद तुम्हें टाइटल मिलेगा, उसके साथ एक रिवार्ड मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग तुम्हें यहाँ पर एक और रिवार्ड देने वाले हैं। वो एक बहुत ही स्पेशल रिवार्ड होने वाला है। अगर तुम लोग इस फाइट को जीते हो तो उसके बाद तुम्हें रिवार्ड मिलेगा। मास्टर चूही उन लोगों से कहते हैं तो मैं तुम्हें रिवार्ड के बारे में पहले बता देता हूँ। अगर तुम लोग जहाँ पर मैच को जीते हो तो तुम्हें 4 बड़े गार्ड्स की तरफ से बड़ी गार्ड राम से एक स्किल को चूज करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर ब्राह्मा गार्ड, स्टार गार्ड, मून गार्ड और साथ में इटर्नल ह्यूमन, ये सभी एम्परर्स चाहते हैं। तभी एम्परर्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि तुम में से जो भी कंपटीशन को जीतेगा मौका मिलेगा 4 राउंड में से, जिसमें से भी चाहे आप मुझसे मिस्टीरियस स्किल्स को चूज कर सकते हैं। यहाँ पर तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। मैं सोच रहा था कि यहाँ पर 4 किंग राम के गार्ड्स की तरफ से उन्हें एक मिस्टीरियस स्किल चूज करने का मौका मिलेगा। अगर हम लोग यहाँ पर इस मैच को जीत जाते हैं, एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि 4 किंग राम के जो गार्ड्स हैं वो बहुत ही पावरफुल है। उनके पास जो मिस्टीरियस स्किल्स हैं वो भी काफी ज्यादा स्पेशल हैं। लू चैंगशैंग हमारे जुनची से कहता है जुनची, तुमने जितनी भी फाइट्स की वो सभी की सभी मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय की, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये वाली फाइट मुझे ही यहाँ पर जीतनी है क्योंकि तुम इस बैटल को जीत नहीं सकते। हमारा जुनची उसे कहता हाँ क्यों नहीं, ये तो कोशिश करने के बाद पता चलेगा कौन इस बैटल को जीते। जुनची वहाँ पर सोच रहा था अगर मैं यहाँ पर पहले मैच को जीत जाता हूँ तो उसके बाद मुझे गार्ड स्टार राम में जाने का मौका मिलेगा। स्टार गार्ड राम में जाकर जैस्मीन के पास से ब्रोकन शैडो स्टार गार्ड टेक्निक को सीख सकता हूँ। इसी के साथ ही वो सभी लोग साइड के ऊपर देखते हैं तो उसी वक्त ब्रह्मा एम्पर गार्डेस वहाँ पर पहुंच जाती है। सभी लोग उस गार्डेस की तरफ देखते हैं। वो गार्डेस सबसे ज्यादा खूबसूरत गार्डेस है। जब वो वहाँ पर अपीयर होती है तो सभी लोग उसी की तरफ ही देख रहे होते हैं। जब तो वो सभी लोग कहते हैं आज हम लोग ने अपनी आंखों से ब्रह्मा एम्पर गार्डेस को देख लिया। गार्डेस तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, हम लोगों ने इसके बारे में सुना हुआ था, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पर अपीयर होती है, गार्ड जहाँ पर बैठे होते हैं। वहाँ पर आने के बाद सभी लोगों को ग्रीट करती है और कहते हैं सभी सीनियर को मैं यहाँ पर ग्रीट करती हूँ। हम एम्पर से कहते हैं जिंगर, तुमने तो कहा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे, मुझे पता है कि तुम काफी दिनों से दूर रहकर जो सारे मैचेस को एनालाइज कर रहे हो, तुम दूर से सब कुछ देख रहे हो, तुम यहाँ पर नहीं आना चाहती थी, अब अचानक से तुम यहाँ पर नीचे स्टेज के ऊपर क्यों उतर आई हो? गार्डेस उनसे कहती है डैड मैं यहाँ पर जुनची के लिए आई हूँ क्योंकि जुनची ने मुझे यहाँ पर नीचे उतरने पर मजबूर कर दिया। आज उसकी बैटल यहाँ पर लाइव देखना चाहती हूँ, यहाँ पर पास खड़े होकर। तो ब्रह्मा एम्परर से कहते हैं हाँ ये तो ठीक है, वो किसी को भी यहाँ पर नीचे लेकर आ सकता है, कोई भी इसका मैच देखने के लिए जरूर उतावला हो जाए। कि हमारा जुनची भी उसकी तरफ देखता और कहता है तो यही वो ब्रह्मा एम्परर गार्डेस है जिसके बारे में मेरी जैस्मीन ने मुझे बताया था कि वो इससे नफरत करती है, ये एक बहुत ही बुरी गार्डेस है। जबकि लू चैंगशैंग को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आता है कि गार्डेस यहाँ पर जुनची को देखने के लिए है, लू चैंगशैंग को नहीं, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी बैटल्स को जीती है। वो इस बात से काफी जेलस हो रहा होता है। इसी के साथ उनसे कहा जाता है कि तुम लोग अपनी फाइट को स्टार्ट कर सकते हो। मास्टर चूही कहते हैं स्टार्ट करो। साथ ही लू चैंगशैंग अपने दोनों एक साथ उसके हाथ में एक्स होता है, दूसरे हाथ में तलवार होती है, वो दोनों के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जबकि हमारा जुनची उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक करता है। जुनची अपनी तलवार के साथ अटैक को ब्लॉक करता है। देखने वाले कहते हैं इन दोनों के अटैक के टकराने की वजह से कितनी टेरिफाइंग पावर निकली है कि दोनों यहाँ पर स्टार से इंटेंस फाइट करने के मूड में है। इसका मतलब यह है कि ये दोनों यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फाइट करेंगे। तो चैंगशैंग अपनी तलवारों को जुनची की तलवार के साथ टकराने के बाद साथ ही पीछे की तरफ जोर लगाते हुए उसे झटका देता है, जिससे हमारा जुनची पीछे की तरफ गिर जाता है। हमारा जुनची अपनी तलवार को सामने करते हुए पीछे की तरफ गिरता है, लेकिन साथ ही वो भी अपनी पावर्स को रिलीज करता है कि वो उसके अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर सके। लू चैंगशैंग की पावर ज्यादा होने की वजह से वो उसके ऊपर एनर्जी अटैक कर रहा था, जबकि हमारा जुनची अपनी आइस फील्ड को बनाकर अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। पर बहुत सारी आइस को दिखाते हैं। हमारा जुनची ग्राउंड के सेंटर में बहुत सारी आइस बनाकर उसके अंदर अपने आप को कवर करके खड़ा होता है। ब्रह्मा एम्परर ड्रैगन एम्परर से कहते हैं कि आपके राम के अंदर स्पेशल टेक्निक है, एक फील्ड की स्पेशल टेक्निक जिसे ड्रैगन फील्ड कहा जाता है, वो एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। मुझे लगता है कि इस लड़के के पास जो फ्रोजन एंड टेक्निक है, ये बर्फ में अपने आप को कवर करने की टेक्निक, ये भी आपकी टेक्निक से कम नहीं है। गॉडेस कहती है फादर मुझे लगता है कि जुनची इससे कुछ ज्यादा कर सकता है, बस अब देखते जाए, देखना ये इससे भी ज्यादा कुछ करके दिखाएगा। फादर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं अब इस बात का क्या मतलब है? ब्रह्मा एम्परर गॉडेस को ये बात पता है कि जैस्मीन उसके ऊपर नजर रखे हुए है। इसका मतलब यह है कि जैस्मीन और जुनची के दरमियान में कोई ना कोई ताल्लुक ये है, तो ये दोनों के दरमियान में कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रही है। इसी तरह हमारा जुनची अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद अपने सामने फ्रोजन एंड वॉल बनाने के बाद सामने से वॉल को खताता है। तो दूसरी तरफ से लू चैंगशैंग कहता है जबकि हम दोनों ने यहाँ पर अपने वार्म अप को कंप्लीट कर लिया जुनची, चलो ठीक है, अब हम दोनों यहाँ पर अपनी फाइट को कंटिन्यू करते हैं। दोनों यहाँ पर अपने इल्यूजन गार्ड्स को रिलीज करते हैं। देखने वाले कहते हैं ये यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, क्या ये दोनों वाकई में यहाँ पर वार्म अप कर रहे? दोनों की फाइट यहाँ पर बहुत ज्यादा इंटेंस थी, बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही थी और ये सिर्फ और सिर्फ वार्म अप कर रहे थे। जुनची से कहता हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है, हम लोग यहाँ पर अपने फैंटम गार्ड्स को रिलीज करते हैं। साथ ही जुनची वहाँ पर गोल्डन क्रो के गार्ड को रिलीज करता है। गोल्डन क्रो गार्ड के रिलीज होने के साथ ही दूसरी तरफ से लू चैंगशैंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं यही तो चाहता था। दूसरी तरफ से देखने वाले सभी लोग कहते हैं लगता है कि लू चैंगशैंग काफी ज्यादा गुस्से में है, वो भी वहाँ पर अपने फैंटम गार्ड्स को रिलीज करने वाला। लू चैंगशैंग पहले काफी पावरफुल अटैक्स कर रहा था, लेकिन अब जबकि वो अपने गार्ड्स को रिलीज करेगा तो उसकी पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी, उसके पास भी फैंटम गार्ड्स है। जुनची ने अपने गोल्डन क्रो गार्ड को रिलीज करने के बाद उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जबरदस्त फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ा था। जबकि लू चैंगशैंग उसे कहता हाँ क्यों नहीं, आ जाओ आ जाओ, यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ मुझे हराने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मुझे लगता
लगता नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे। तरफ से मायाजुंची का गोल्डन क्रो गार्ड का बड़ा सा फैंटम होता है, जबकि दूसरी तरफ से चैंगशंग अपने पास से वुल्फ निकालता है। तो उसका जो वुल्फ होता है वो दोनों ही आगे की तरफ बढ़ते हैं। दोनों गार्ड वहाँ पर आपस में टकराने लगते हैं। वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकराते हैं। देखने वाले इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि मायाजुंची का जो गोल्डन क्रो होता है, गोल्डन क्रो दूसरी तरफ से लू चैंगशंग के वुल्फ को सेंटर से 2 हिस्सों में काट देता है, उसके वुल्फ को डेसिपेट कर देता है। इसी वजह से वो सभी लोग कह रहे होते हैं क्या ये सब कुछ खत्म हो गया, क्या लू चैंगशंग हार जाएगा। लेकिन लू चैंगशंग का असली अटैक तो भी बाकी होता है। लू चैंगशंग अपने कुल्हाड़े को ऊपर की तरफ करता है और आसमान के ऊपर से एनर्जी को रिलीज करवाता है। आसमान के ऊपर से जबरदस्त ठंडा नीचे की तरफ गिरती है। जो ठंडा जो होती है ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, मायाजुंची के गोल्डन क्रो के ऊपर गिरती है। वो फायर गोल्डन क्रो के ऊपर जब गिरती है तो गोल्डन क्रो वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। मायाजुंची को भी इस बात से एक झटका लगता है। मायाजुंची इस बात से काफी हैरान होता है कि इसने बड़ी आसानी के साथ उसके फायर फिनिश गार्ड के फैंटम को भी हरा दिया। मायाजुंची अब सामने की तरफ देखता है तो सामने लू चैंगशंग नहीं होता। लू चैंगशंग गायब होकर उसके पीछे पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारा फायर गोल्डन क्रो गार्ड जी काफी ज्यादा पावरफुल था, ये फैंटम पावरफुल था, लेकिन इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यह है कि ये बहुत ज्यादा बड़ा है और ऊपर से बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, यानी कि ये उड़ते हुए अपने आप को वहां से मोड़ नहीं सकता। अपनी तलवार को घुमाते हुए मायाजुंची के ऊपर पीछे से अटैक करता है। जब वो अपनी तलवार को घुमाते हुए पीछे से मायाजुंची के ऊपर अटैक करता है, मायाजुंची तलवार को सामने करते हुए उसको ब्लॉक करता है, लेकिन ब्लॉक नहीं कर पाता और उसको झटका लगता है और पीछे की तरफ गिर जाता है। मायाजुंची ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। उनके ऊपर गिरने के बाद लू चैंगशंग उसे कहता है तुम यहाँ पर अपने फैंटेसी गार्ड की पावर्स को यूज ना करो तो तुम एक बहुत ही कमजोर इंसान हो, तुम एक कमजोर वॉरियर हो जो कि मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तो मायाजुंची नीचे गिरने के बाद उसे कहता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अपने फैंटेसी गार्ड के बिना मैं बिल्कुल कमजोर हूँ। इसी के साथ ही फैंटेसी गार्ड उसके पीछे अपीयर होता है। लू चैंगशंग को अब एक झटका लगता है क्योंकि हमारे मायाजुंची का जो गोल्डन क्रो गार्ड होता है वो उसके पीछे खड़ा होता है, पर वो अपनी पावर्स को रिलीज कर रहा होता है। पीछे वाली साइड से फैंटम गार्ड उसके ऊपर जबरदस्त फायर अटैक करता है। जब अपने मुंह से एक फायर बॉल उसके ऊपर फेंकता है तो फायर बॉल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लू चैंगशंग अपनी तलवार के साथ उसको ब्लॉक करता है, लेकिन उसको ब्लॉक करने के चक्कर में अपने बाजू को जख्मी कर लेता है। उसके बाजू के ऊपर से उसके कपड़े भी सारे जल जाते हैं। चैंगशंग उसे कहता है कि तुम्हारा जो इल्यूजनरी फैंटम गार्ड जो काफी ज्यादा पावरफुल है। मायाजुंची से कहता है तुमने तो कहा था कि मेरे इस फैंटम गार्ड की बहुत बड़ी कमजोरी है कि ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल है, पर मुझे लगता है कि ये फ्रेजाइल नहीं है। अब तुम्हें लगता है कि तुमने यहाँ पर गलत सोचा था। मायाजुंची फिर से उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ से लू चैंगशंग हंसना शुरू कर देता है और कहता है मुझे तो लगा था कि पहली बार जो ज़िली के अटैक की वजह से जख्मी होने के बाद मैं दोबारा कभी जख्मी नहीं होने वाला। मैंने इस वक्त अपने आप से वादा किया था कि अब दोबारा कभी भी मैं जिंदगी में जख्मी नहीं होऊंगा, लेकिन मुझे क्या पता था कि अगली फायर में दोबारा मुझे यहाँ पर जख्मी होना पड़ गया है। तुमने यहाँ पर इस बार तो मुझे ऑफ गार्ड पकड़ लिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अगली बार तुम्हें यह मौका मिलने वाला है। अगर तुम इसी मौके में मुझे खत्म कर देते तो तुम्हारे लिए अच्छा रहता। अब तुम्हें यहाँ पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। जबकि दूसरी तरफ स्टेज के ऊपर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर लू चैंगशंग की मास्टर बैठी होती है। उसके साथ जो साथी होता है वो उसे कहता है लगता है कि लू चैंगशंग काफी ज्यादा सीरियस हो चुका है, जब काफी ग्रोन अप हो गया है। मैंने इसे कितना ज्यादा गुस्से में पहले कभी नहीं देखा, अब यहाँ पर इसके ऊपर सीरियस अटैक करेगा। मैंने इसे कभी भी फाइट में इस तरह सीरियसली अटैक करते हुए नहीं देखा, क्योंकि इसे अपनी पावर्स के ऊपर पूरा ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है। तो चैंगशंग की मास्टर से कहती है तुम यहाँ पर गलत कह रहे हो, ये सब कुछ जुंची की वजह से है। ये उसको अंडर एस्टिमेट इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जुंची ने उसे महसूस करवाया कि वो उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, वो उसको हरा सकता है क्योंकि उसके अंदर पोटेंशियल है। इसका साथियों से कहता है क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि जुंची लू चैंगशंग को यहाँ पर खतरा महसूस करवा सके। लू चैंगशंग की मास्टर से बताती है कि हमारा चैंगशंग हमेशा से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट रहा है। वो हमेशा से दूसरे लोगों की तरफ नजर से देखता रहा जैसे कि वो उससे बहुत ज्यादा कमजोर है। उसने जिस भी ओपोनेंट से फाइट की उसे अपने से बहुत ज्यादा कमजोर समझता था, इसी वजह से वो एटीट्यूड के साथ फाइट करता था। लेकिन इसने जुंची को फाइट करते हुए देखा है, जुंची को सभी लोगों के साथ फाइट करते हुए उसने देखा कि ये लो राम का लड़का और ऊपर से कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा लो है, लेकिन ये अपनी सारी फाइट्स को जीतता हुआ यहाँ तक पहुंचा है। इसी वजह से उसे पता है कि ये लड़का किसी वक्त भी कुछ भी ऐसा कर सकता है जिसकी मदद से ये लू चैंगशंग के लिए खतरा बन सकता है। इस वजह से लू चैंगशंग यहाँ पर अपनी फुल स्ट्रेंथ को यूज करेगा ताकि वो उसे हरा सके। एक्शन में फिर से रीना का दिखाया जाता है जहाँ पर लू चैंगशंग अपने पास से एनर्जी से बनी हुई एक बड़ी सी बैटल बॉडी को रिलीज करता है। वो एनर्जी से बनी हुई बड़ी सी बैटल बॉडी अपने बड़े से हाथों के साथ मायाजुंची के ऊपर अटैक करने लगी है। मायाजुंची वहाँ पर खड़े खड़े अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो हाथ जो होते हैं वो मायाजुंची के आसपास आकर गिरते हैं और उसके साथ ही बहुत सारा प्रेशर रिलीज होता है। ऐसे उस बड़े से बैटल बॉडी के हाथ जो होते हैं मायाजुंची के आसपास आते हैं, उस चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो मायाजुंची को महसूस होता है कि ये ग्रेविटी फील्ड है। मायाजुंची कहता है ये तो एक ग्रेविटी फील्ड है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। लू चैंगशंग उसे कहता है अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, तुमने इसको ठीक समझा है लेकिन काफी देर हो गई, अब तुम यहाँ से निकल नहीं सकते। और साथ ही ग्रेविटी फील्ड को एक्टिवेट करता है। जैसे वो ग्रेविटी फील्ड को एक्टिवेट करता है मायाजुंची के ऊपर ग्रेविटी का असर पड़ता है, जिससे मायाजुंची के लिए ग्राउंड के ऊपर खड़े रह पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके ऊपर से प्रेशर पड़ रहा था जिसकी वजह से वो ग्राउंड की तरफ नीचे की तरफ झुक रहा था। सेम उसी वक्त लू चैंगशंग अपनी तलवारों को लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अपनी तलवारों के साथ वो जुंची के ऊपर अटैक करता है, जबकि हमारा जुंची अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उसके अटैक को जैसे तैसे करके ब्लॉक कर लेता है। साथ हमारा जुंची को नीचे दबाता है तो वहाँ पर ग्राउंड के अंदर एक बहुत ही गहरा गड्ढा बन जाता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ रहा होता है। साथ ही लू चैंगशंग अपनी तलवारों के साथ भी अटैक कर रहा होता है। हमारा जुंची अभी भी अपने पांव पर खड़ा होता है और उसको ब्लॉक कर रहा था। हमारा जुंची अपनी तलवार को घुमाते हुए उसे पीछे की तरफ झटका देता है, जिससे लू चैंगशंग जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन पीछे हटने के बाद वो अपने एक्स को ऊपर की तरफ उठाता है, एनर्जी को रिलीज करता है और उसे कहता है सब कुछ खत्म हो गया। साथ ही वो अपनी तलवारों को ऊपर की तरफ उठाने के बाद जबरदस्त एनर्जी को रिलीज करते हुए आसमान के ऊपर से थंडर को बुलाता है। आसमान के ऊपर से थंडर को बुलाने के बाद हमारे जुंची के ऊपर थंडर अटैक करता है। जबरदस्त थंडर ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है। हमारा जुंची थंडर के नीचे होता है। तो मॉब बिंगजान भी देखने के बाद काफी ज्यादा उदास होती है कि जुंची का क्या बनने वाला है। इतनी जबरदस्त थंडर के साथ और जुंची दोबारा उठ नहीं पाएगा। थंडर के अटैक के खत्म होने के बाद दिखाता है कि
हमारा जुंची वहाँ पर ग्राउंड के ऊपर बैठा होता है, यानी कि उसकी हालत ज्यादा बुरी नहीं होती। देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं। लू चैंगशेंग खुद भी हैरान होता है कि ये लड़का अभी तक ठीक ठाक कैसे है, यानी कि पहले सप्रेशन की पावर, साथ ही अपनी तलवार से अटैक और फिर ऊपर से थंडर से अटैक। इसके बावजूद ये लड़का जुंची अपने पांव पर खड़ा है। ये लड़का वाकई में बहुत ही स्पेशल बॉडी वाला है। इस बात से लू चैंगशेंग भी कहता है ऐसा कैसे हो गया, ये अभी तक खड़ा कैसे है। हमारा जुंची उसके सामने उठकर खड़ा हो जाता है और इसी के साथ ही वो फिर से अपनी पावर्स को रिलीज करता है। इस बार हमारा जुंची अपने पास से फिनिक्स की फायर को रिलीज करता है। अब ये देखने के बाद लोगों को और बड़ा झटका लगता है। मास्टर हू रूली कहते हैं ये तो फिनिक्स की फ्लेम है, मैं इस फ्लेम को पहचानता हूँ, ये गोल्डन क्रो की फ्लेम नहीं बल्कि ये फिनिक्स की फ्लेम है। उसके साथ वाला मास्टर से कहता है फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जुंची के पास फिनिक्स की फ्लेम भी है, पास गोल्डन क्रो की फ्लेम है और साथ साथ फिनिक्स की फ्लेम है, और साथ ही हम लोगों ने इसके पास आइस फिनिक्स की पावर्स को भी देखा था। ब्रदर पोजुन कहता है कि मेरा ब्रदर जुंची भी लू चैंगशेंग की तरह, लू चैंगशेंग के पास 3 फैंटम गार्ड्स की पावर है, इसी के पास भी 3 फैंटम गार्ड्स की पावर है, यानी फिनिक्स, गोल्डन क्रो और साथ में आइस फिनिक्स। मास्टर हू रूली से कहते हैं ये सिर्फ इतना आसान नहीं है कि लड़के के पास फिनिक्स और गोल्डन क्रो दोनों की पावर्स हो। क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे गोल्डन क्रो ने हमसे क्या कहा था कि फिनिक्स और गोल्डन क्रो दोनों में आपस में बहुत बड़ी दुश्मनी है और दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। लेकिन इस लड़के की बॉडी में एक साथ गोल्डन क्रो और फिनिक्स की पावर्स हैं, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं इस लड़के ने सब कुछ कैसे किया कि इस लड़के के पास दोनों गार्ड्स की पावर है जो कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ और दोनों से एक दूसरे से बहुत ज्यादा खिलाफ भी है। हमारा जुंची एक हाथ से फिनिक्स की फायर को रिलीज करता है, दूसरे हाथ से गोल्डन क्रो की फायर को रिलीज करता है। ये देखने के बाद लू चैंगशेंग से कहता है ये तो वाकई में बहुत ज्यादा हैरान करने वाली बात है, तुम्हारी एक तरफ से 50% गोल्डन क्रो की फ्लेम है और दूसरी तरफ से 50% फिनिक्स की फ्लेम निकल रही है। लू चैंगशेंग से कहता है कि तुम्हारे पास 50% ये वाली फ्लेम है, 50% ये वाली फ्लेम है, अगर दोनों को मिलाया जाए तो 100% बनती है। लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस 100% की वजह से मुझे डरने की जरूरत है। दोनों फ्लेम्स 50-50% है, अगर इनमें से कोई एक भी 50% की बजाय 100% होती तो फिर मुझे डरने की जरूरत थी। जुंची दोनों हाथों की दोनों फायर्स को आपस में मिक्स कर देता है। हमारा जुंची जैसे उन दोनों फायर्स को वहाँ पर मिक्स करता है तो उसकी फायर वहाँ पर क्रिम्सन कलर की हो जाती है। ये देखने के बाद सभी देखने वाले ओब्लिदा चौंक जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, व्हाट द हेल ये कर क्या रहा है? लड़के ने गोल्डन क्रो की फ्लेम्स और फिनिक्स की फ्लेम्स दोनों को आपस में मर्ज कैसे कर दिया? एक तो इन दोनों गार्ड्स की फ्लेम्स को अपने पास रखना ही इम्पॉसिबल था, ऊपर से इस लड़के ने दोनों को आपस में मिलाकर क्रिम्सन फ्लेम्स बना ली हैं। मास्टर हू रूली और उनके साथी जो होते हैं वो सभी लोग इस बात को एक मिरेकल समझ रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों फ्लेम्स को आपस में मिलना ही बहुत ज्यादा मुश्किल था और हमारे जुंची ने इन दोनों को आपस में मिक्स कर दिया है। लू चैंगशेंग वहाँ पर हल्का हल्का मुस्कुरा रहा था। हमारे जुंची से कहता है दोनों फ्लेम्स आपस में मिलकर भी क्या उखाड़ लेगी, क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि दोनों फ्लेम्स इतनी पावरफुल है कि ये मुझे यहाँ पर आ सके, तुम इन फ्लेम्स के साथ मुझे नहीं हरा पाओगे। हमारे जुंची से कहता है क्यों नहीं, तुम इसको ट्राई करके देख सकते हो, ट्राई करने के बाद तुम्हें पता चलेगा। वो अपनी तलवार के ऊपर क्रिम्सन फ्लेम्स को एक्टिवेट करता है, बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जुंची उसके करीब पहुंचने के बाद अपनी तलवार को घुमाते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। चैंगशेंग अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। जुंची फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। 2 अटैक के बाद लू चैंगशेंग पीछे की तरफ हटता है और उसे कहता है मैं क्या लगा था कि तुम अपनी क्रिम्सन फ्लेम्स के साथ मुझे जलाकर हग कर दोगे, पर तुम्हारी क्रिम्सन फ्लेम्स के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। लू चैंगशेंग वहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि इसकी क्रिम्सन फ्लेम से कुछ भी नहीं हुआ। क्रिम्सन फ्लेम ज्यादा कोई असर नहीं कर रही होती, लेकिन जैसे ही वो तलवार की तरफ देखता है उसकी तलवार में क्रैक पड़ा होता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मेरी तलवार के अंदर क्रैक कैसे पड़ गया? मास्टर हू रूली और बाकी के सभी मास्टर कहते हैं लू चैंगशेंग के हाथ में एक स्वर्ड है जिसको होली थंडर स्वर्ड कहा जाता है, वो एक टॉप क्लास का एम्परर लेवल का स्वर्ड है, लेकिन इस क्रिम्सन फ्लेम ने उसके अंदर क्रैक डाल दिया। जुंची की दोनों फ्लेम्स के आपस में मिक्स होने के बाद इसकी फ्लेम्स इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी हैं कि ये एक होली वेपन को भी तोड़ सकती हैं। मास्टर हू रूली कहते हैं मुझे लगता है कि क्रिम्सन फ्लेम जो कि फिनिक्स फायर और इसके साथ साथ गोल्डन क्रो की फायर से बनी है, ये इन दोनों फायर्स के मिक्स होने की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। मास्टर हू रूली के साथ जो मास्टर होता है वो कहता है नहीं मास्टर हू रूली ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या आपको पता है कि फिनिक्स गार्ड और इसके साथ साथ फायर क्रो गार्ड वो दोनों ही अपने एरा में बहुत ही पावरफुल गार्ड्स हुआ करते थे। दोनों के पास जो फायर थी वो सबसे ज्यादा पावरफुल फायर थी, उन दोनों की फायर के अलावा इस दुनिया में कोई भी पावरफुल फायर नहीं थी। के पास जो क्रिम्सन फायर दोनों गार्ड्स की फायर से ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है? मास्टर हू रूली से कहते हैं मैं यहाँ पर और क्या सोच सकता हूँ, मैं यही सोच रहा हूँ लू चैंगशेंग के हाथ में जो होली थंडर स्वर्ड है उसको तोड़ने के लिए क्रिम्सन फ्लेम ही यूज हुई है, क्योंकि क्रिम्सन फ्लेम्स को अगर वो यूज नहीं करता सिर्फ फिनिक्स और गोल्डन क्रो की फ्लेम्स के साथ वो कभी भी उसकी तलवार के अंदर क्रैक नहीं डाल सकता था। दूसरा मास्टर से कहता है अच्छा ठीक है, फिर हम लोग इस फाइट को देखते हैं कि ये फाइट कैसे एंड होगी। इसी तरफ लू चैंगशेंग का सीन दिखाते हैं। लू चैंगशेंग अब अंदर से थोड़ा बहुत घबरा रहा होता है। वो कहता है इस लड़के के पास इल्यूजन गार्ड्स की पावर्स तो थी ही, लेकिन इसके साथ साथ अब यहाँ पर टेरिफाइंग स्ट्रेंथ भी रखता है। स्ट्रेंथ के साथ साथ इसके पास कुछ ऐसी नॉलेज है जिससे ये बहुत सारी फायर्स को आपस में मिक्स कर सकता है। तुम्हारा जुंची फिर से अपनी तलवार को घुमाते हुए लू चैंगशेंग के ऊपर अटैक करता है, तो लू चैंगशेंग उसके अटैक को अवॉइड करने के बाद इसके साथ ही अपने पास से फैंटम गार्ड को रिलीज करता है, जो कि उसका पंजी टाइप का फैंटम गार्ड होता है, या वो फिनिक्स ही हो सकता है या फिर फिनिक्स तो नहीं होगा। पंची वाला गार्ड जैसे लू चैंगशेंग के पास से निकलता है तो हमारा जुंची अपनी फायर के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लू चैंगशेंग अपने इर्द गिर्द एक शील्ड बनाता है और वो फायर जो होती है वो शील्ड के साथ टकराती है। हमारा जुंची अपने पास से अपने फिनिक्स को रिलीज करते हुए जब उसके ऊपर अटैक करता है तो लू चैंगशेंग की शील्ड टूट जाती है। उसकी शील्ड के टूटने के साथ ही हमारा जुंची से कहता है तुमने कहा था कि तुम मुझे अपनी बॉडी के ऊपर दोबारा कोई स्कार छोड़ने नहीं दोगे, जरा अपनी बॉडी की तरफ देखो फिर मेरी तरफ देखो कि तुम्हारे सामने कौन खड़ा है, तुमने किससे ये बात की थी। जुंची सही सलामत उसके सामने खड़ा होता है, जबकि लू चैंगशेंग बेचारे का एक बाजू भी फट चुका है, साथ ही उसकी बॉडी के ऊपर उसकी चेस्ट के सेंटर में एक निशान पड़ा होता है, वो जुंची की वजह से होता है। तो वो कहता है वेरी गुड तुमने यहाँ पर मुझे मजबूर किया है वो पावर्स यूज करने
करने के लिए, जो मैं नहीं करना चाहता था। के साथ ही वो अपने एक्स के ऊपर फिर से पावर को रिलीज करता है। दोनों बड़ी स्पीड से गायब होकर एक दूसरे से फायर करना स्टार्ट करते हैं। दोनों की स्पीड अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों एक दूसरे के साथ अपने वेपन्स को टकरा रहे होते हैं। चुंची उसके वेपन के साथ वेपन को टकराता है, जबकि दूसरी तरफ से वो अपने वेपन को उसके वेपन के साथ टकराता है। तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। दोनों के वेपन के टकराने की वजह से दोनों पीछे की तरफ फट जाते हैं। लू चैंगशंग पीछे हटने के बाद अपनी तलवारों की तरफ देखता है तो उसके जो तलवारें होती हैं उसके अंदर क्रैक्स बढ़ चुके होते हैं। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी थंडर स्वॉर्ड और मेरी कामिकाज़े दोनों के अंदर क्रैक्स पड़ चुके हैं, यहाँ तक कि उसके क्रैक्स जो होते हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। तो यहीं पर लू चैंगशंग की मास्टरों से डिवाइन सेंस के साथ बात करते हुए कहती है जुनची की जो फ्लेम्स है, क्रिम्सन फ्लेम्स वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन इसका ऑरा बहुत ज्यादा अनस्टेबल है। मुझे लगता है कि ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इसको टाइम स्टॉल करना चाहिए, तुम्हें थोड़ी देर से रोका रखना चाहिए, जहाँ तक कि उसकी सारी एनर्जी वार्न आउट हो जाए। बाद अब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, तुम उसको आसानी से हरा पाओगे। लू चैंगशंग अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद कहता है ठीक है मास्टर, मुझे समझ आ गई मुझे क्या करना है। लू चैंगशंग वहीं पर जुनची के सामने खड़े खड़े अपने दोनों वेपन्स फेंक देता है और कहता है जुनची तुम्हारी क्रिम्सन फ्लेम बहुत ज्यादा पावरफुल और यूनिक है, लेकिन अफसोस कीजिए मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकती। देखो मैंने अपने वेपन भी फेंक दिए हैं, मैं अपने खाली हाथों के साथ भी तुम्हारी क्रिम्सन फ्लेम को हरा सकता हूँ, चलो आओ मेरे पर अटैक करो। तो वो यहाँ पर बस टाइम स्टॉल करने की कोशिश कर रहा है। तो जुनची उसकी बात सुनने के बाद थोड़ा हैरान होता है, लेकिन उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है लगता है कि मेरी क्रिम्सन फ्लेम बहुत ज्यादा वीक है, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी क्रिम्सन फ्लेम्स क्या कर सकती है। तो जुनची फिर से अपनी क्रिम्सन फ्लेम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लू चैंगशंग उसके अटैक को अवॉइड करते हुए साइड के ऊपर हट जाता है, साथ ही उसने अपनी शील्ड को भी एक्टिवेट किया होता है। तो सिर्फ और सिर्फ उसके अटैक्स को अवॉइड करने की नई स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कर रहा है। जुनची बार बार अपनी क्रिम्सन फ्लेम्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, वो बार बार उसके अटैक्स को अवॉइड कर लेता है, वो बार बार उसके अटैक्स को सिर्फ अवॉइड कर रहा होता है। तो लू चैंगशंग उसे कहता है जुनची क्या हुआ, क्या कहा, कहीं तुम थक तो नहीं गए? मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारी क्रिम्सन फ्लेम मेरे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि जब तक मुझे टच नहीं करती तब तक मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जुनची उसे कहता है ये काम करेगी या नहीं, ये तुम्हें बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा। साथ ही जुनची यहाँ पर खड़े खड़े एक और स्पेशल पावर को यूज करता है। जैसे वो स्पेशल पावर को यूज करता है तो जुनची के इर्द गिर्द से फायर निकलती है और वो फायर जाकर चैंगशंग की बॉडी के इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाती है। वहाँ पर उसके साथ फायर के साथ लोटस फ्लावर बनते हैं, तो वो फ्लावर सीधे लू चैंगशंग की बॉडी के इर्द गिर्द काफी सारे हो जाते हैं, जैसे कि कोई माइंड बॉम्ब्स होती हैं, वो अंडरग्राउंड माइंड्स होती हैं। तो वो सारे के सारे लोटस फ्लावर जो होते हैं वो लू चैंगशंग की बॉडी के इर्द गिर्द ग्राउंड के ऊपर जाकर टिक जाते हैं। टिकने के बाद वो मास्टर्स काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ये लड़का यहाँ पर किसी नई टेक्निक को यूज कर रहा है। तो सभी लोग कहते हैं लगता है कि ये लड़का भी यहाँ पर डोमेन की पावर को यूज करने लगा है, यानी कि ये इसकी क्रिम्सन फ्लेम फील्ड होने वाली है। हमारे फिनिक्स एम्परर सेक्टर में 90,000 साल पहले इस तरह का एक एल्डर हुआ करता था। एक एल्डर जो कि 90,000 साल पहले हुआ करता था, उसने इस तरह के लोटस फ्लावर्स को बनाया था, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ फिनिक्स फायर के साथ उनको बनाया था। बिल्कुल ऐसे ही थे, लेकिन इनकी पावर उनसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये दो फायर को मिलाकर बनाए गए हैं। इसी वजह से अपने लोटस फ्लावर को बनाने के बाद इसी के साथ ही जुनची अपने फिनिक्स के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। लोटस फ्लावर वहां पर ग्राउंड के ऊपर फटते हैं, जिसके साथ ऊपर से फिनिक्स नीचे की तरफ गिरता है। फिनिक्स आकर सीधा लू चैंगशंग के ऊपर अटैक करता है। अरीना के सेंटर में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सभी लोग उसी तरफ देख रहे होते हैं और कहते हैं क्या होने वाला है, क्या लू चैंगशंग हार चुका है? ये लोटस फ्लावर तो बहुत ज्यादा स्कैरी थे। लोटस फ्लावर के फटने की वजह से बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है, कि लू चैंगशंग बहुत ही बुरी तरह से जलने वाला है। तो फायर हटने के बाद, धुआं हटने के बाद दिखाते हैं लू चैंगशंग ग्राउंड के ऊपर गिरा होता है, साथ ही वो अपने हाथ के ऊपर हाथ रख के खड़ा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी बुरी तरह से जली होती है और वो जख्मी होता है। हमारा जुनची उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है इसकी बॉडी काफी ज्यादा स्पेशल लगती है, लगता है कि इसने अपनी बॉडी को टैम्पर किया हुआ है। बॉडी को टैम्पर करने की वजह से मेरी इतनी पावरफुल क्रिम्सन फायर जो कि जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, लेकिन इसने सारे के सारे टेम्परेचर को रेजिस्ट कर लिया है। जबकि दूसरी तरफ लू चैंगशंग अपने हाथ में थंडर इलेक्ट्रिसिटी को एक्टिवेट करता है। थंडर इलेक्ट्रिसिटी को एक्टिवेट करने के बाद वो उसे अपनी बॉडी के ऊपर मारता है, अपने हाथ को बॉडी के ऊपर मारता है और ठंडर इलेक्ट्रिसिटी उसकी बॉडी के अंदर चली जाती है। तो मैं जुनची से कहता है कि तुम मेरी जिंदगी में पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे इतनी बुरी तरह से जख्मी किया है। इसका मतलब यह कि तुम्हारा मेरे पर एक कर्ज है और तुम्हें इस कर्ज को चुकाना होगा, लेकिन डबल करके। ये किस्म की एक हीलिंग टेक्निक होती है। तो मास्टर मो मिंगजान कहती है ये एक बर्निंग हार्ट टेक्निक है, लगता है ये बर्निंग हार्ट टेक्निक को यूज करते हुए अपनी बॉडी को हील कर रहा है। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं नहीं, ये बर्निंग हार्ट टेक्निक के साथ अपने आप को हील नहीं कर रहा, बल्कि अपनी लिमिट्स को एक्सीड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये एक फॉरबिडन स्किल है। इस स्किल को यूज करने के बाद हमारी पावर्स कुछ देर के लिए बढ़ जाती है, और ये भी यहाँ पर यही कर रहा है। ये अपनी लाइफ फोर्स को, लाइफ एसेंस को, जैसा कि जुन जीली ने किया था, बिल्कुल वैसे ही अपनी पावर्स को इंक्रीज कर रहा है, लाइफ एसेंस को वेस्ट करते हुए। मिस्टर कैंग शीटियन ऊपर खड़े सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं देखो तो सही, लू चैंगशंग यहाँ पर क्या कर रहा है, ये फॉरबिडन टेक्निक को यूज कर रहा है। इस फॉरबिडन टेक्निक को यूज करने का मतलब यह है कि इसके लाइफ स्पैन कम होगा, जिंदगी के कुछ साल कम हो जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर स्किल को यूज कर रहा है। ये 4 होली सन्स का लीडर भी था, यानी एक बहुत ही पावरफुल लड़का था, लेकिन एक लोअर नाम के लड़के के साथ फाइट करते हुए ये इस हालत पर मजबूर हो चुका है कि यहाँ पर इस टेक्निक को यूज करे। साथ ही वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मुझे ये लड़का जुनची बहुत ज्यादा पसंद है। जबकि ब्रह्मा एम्परर गार्ड भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लू चैंगशंग वहाँ पर अरीना में अपनी पावर्स को, अपनी लिमिट को एक्सीड करने के बाद अपनी पावर्स को रिलीज करता है। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो अपने पास एक तलवार निकालता है। वो तलवार एक स्पेशल तलवार होती है। उस तलवार को देखने के बाद मास्टर हू रूली कहते हैं ये तो एक बहुत ही स्पेशल इवल ड्रैगन स्वर्ड है। मैंने सोचा नहीं था कि इस तरह की एक लेजेंडरी तलवार वाकई में एग्जिस्ट करती है। तो पोजन उनसे कहता है मास्टर मैंने कभी लेजेंडरी इवल ड्रैगन स्वर्ड के बारे में नहीं सुना, इस तलवार में क्या स्पेशल है? तो मास्टर हू रूली से बताते हैं मैंने सुना था लू चैंगशंग की जो मास्टर है लू गुइजी, मैंने उसके बारे में सुना था कि वो टाइज जो डिवाइन राम के अंदर गई थी, वो 3 बार गई है, यानी कि
लू चैंगशैंग के 20 साल की उम्र में 3 बार वहाँ पर जा चुकी है और 3 बार वहाँ पर जाने के बाद ने एक बार वहाँ पर जाकर एंशिएंट डीमन स्वॉर्ड को हासिल किया था। इस एंशिएंट डीमन स्वॉर्ड यानी कि इवल ड्रैगन स्वॉर्ड के अंदर 6 ड्रैगन्स की आत्माएं समाई हुई हैं। इसके अंदर 6 ड्रैगन्स की सोल है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लेड है। तो पोर्शन कहता है तो मास्टर इसका मतलब यह है कि जुनची वहाँ पर काफी मुश्किल में पड़ने वाला है, क्योंकि इसने यहाँ पर एक तो अपनी पावर्स को इंक्रीज किया है अपनी लाइफ एसेंस को यूज करते हुए, दूसरी तरफ से इसके पास 6 इवल ड्रैगन वाली एक ब्लेड है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है। सीन अरीना का दिखाया जाता है जहाँ पर लू चैंगशैंग खुद भी इस बात को मानता है। वो मा जुनची से कहता है तुमने यहाँ पर मुझे रनिंग हार्ट थंडर टेक्निक को यूज करने में मजबूर किया, जिसकी वजह से मेरा लाइफ स्पैन कम हुआ है, और दूसरा मुझे यहाँ पर इवल ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करने में मजबूर किया है। ये इवल ड्रैगन स्वॉर्ड को यूज करने में मेरी वाइटलिटी बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर होने वाली है, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पर मजबूर किया इसको यूज करने के लिए। तुम पहले जो कि मेरी इवल ड्रैगन स्वॉर्ड के हाथों से मरने वाले हो, तुम्हारी किस्मत में लिखा जा चुका है कि मेरे हाथों से ही हारोगे। तुम आज कुछ भी खा लो, तुम मेरी 6 इवल ड्रैगन वाली स्वॉर्ड के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। अब देखते हैं कि तुम मेरे सामने कैसे टिक पाते हो। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करता है। जुनची दूसरी तरफ से अपनी तलवार को उठाता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो कि तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो? नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ बातों से तुम यहाँ पर मुझे हरा सकते हो? चलो करके दिखाओ कि आज तुम क्या कर सकते हो। हमारा जुनची अपनी तलवार को ऊपर उठाते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसके तलवार के साथ अपनी तलवार को टकराता है। चैंगशैंग की तलवार वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होती है। हमारा जुनची को पीछे की तरफ हटना पड़ता है। उसकी तलवार के अटैक की वजह से जुनची जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हटता है, क्योंकि उसे एक झटका लगता है। हमारा जुनची कहता है तुम तो काफी स्ट्रॉन्ग हो, जबकि लू चैंगशैंग भी इस बात से काफी हैरान होता है कि जुनची ने उसके अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया। बाहर बैठे ये सारे लोग भी हैरान हो रहे होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया, जुनची ने उसके अटैक को ब्लॉक कैसे कर लिया। मास्टर हू रूली भी कहते हैं हाँ ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि फीनिक्स सेक्टर के जो एल्डर्स के साथ बैठे होते हैं वो कहते हैं जुनची ने यहाँ पर फीनिक्स डिवाइन ब्लड को बर्न किया है, जिसकी वजह से वो उसके अटैक को ब्लॉक कर पाया है। तो हू रूली से कहते हैं अच्छा तो ये बात है, इसी वजह से वो उसको ब्लॉक कर पाया है, वरना उसको ब्लॉक नहीं कर पाता। लू चैंगशैंग फिर से मां जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इस बार वो अपने साथ 6 ड्रैगन्स की इवल सोल को भी रिलीज करता है और कहता है चलो देखता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरे कितने ज्यादा अटैक्स को ब्लॉक कर पाते हो, क्योंकि तुम हर बार यहाँ पर फीनिक्स के डिवाइन ब्लड को तो यूज नहीं कर पाओगे। तो मां जुनची फिर से अपनी तलवार के साथ उसके अटैक को ब्लॉक करता है, लेकिन मां जुनची पीछे की तरफ फाट रहा होता है। उसके अटैक की वजह से मां जुनची उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। इसी के साथ ही वो ड्रैगन जो होते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। मां जुनची ग्राउंड के ऊपर पड़ा होता है और सारे ड्रैगन मां जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे उतर रहे होते हैं। वो नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं और मां जुनची बड़ी मुश्किल से अपने आप को ड्रैगन से बचा रहा होता है। मां जुनची को चाहने वाले यानी कि मास्टर मो बिंगजान और मीजिन दोनों ही उसे देखकर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं कि जुनची के साथ यहाँ पर क्या होगा, क्या जुनची यहाँ पर हार जाएगा। 6 इवल ड्रैगन सोल्स के साथ वो कैसे मुकाबला करेगा। 6 इवल ड्रैगन सोल जब जुनची के ऊपर अटैक करते हैं तो वहाँ पर अरीना में काफी बड़े गड्ढे बन जाते हैं, जबकि हमारा जुनची उन गड्ढों के दरमियान में खड़ा होता है। देखने के बाद लू चैंगशैंग काफी हैरान होता है और कहता है इस लड़के की बॉडी भी काफी ज्यादा स्पेशल लगती है, जहाँ तक कि 6 इवल ड्रैगन सोल भी इस लड़के को नहीं हरा पाए। जबकि हमारा जुनची सोच रहा है कि मुझे भी यहाँ पर ड्रैगन गार्ड की पावर्स को यूज करना पड़ेगा। जुनची कहता है तुम्हारी इवल ड्रैगन सोल्स के में क्या ग्रेट है। इसी के साथ ही वो अपनी फील्ड को एक्टिवेट करता है। जैसे वो ड्रैगन फील्ड को एक्टिवेट करता है उसका अपना ड्रैगन रिलीज होता है और उसका ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि वो एक ड्रैगन गार्ड का ड्रैगन होता है, इसी वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। ऊपर बैठे ड्रैगन एम्परर देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इस लड़के के पास तो एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन सोल है। मास्टर कैंग शीटियान कहते हैं हाँ ये तो एक ड्रैगन सोल है, जबकि एम्ब्रामा गॉडेस उन लोगों से कहती है सिर्फ और सिर्फ कोई ड्रैगन सोल नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही हाई लेवल के बहुत ही पावरफुल ड्रैगन की ड्रैगन सोल है। मुझे लगता है कि ये किसी ड्रैगन गार्ड की ड्रैगन सोल है। जुनची जब अपने ड्रैगन को रिलीज करता है तो लू चैंगशैंग कहता है ये क्या है, ये क्या चीज है। तुम्हारा जुनची इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लू चैंगशैंग अपनी तलवार को सामने करते हुए अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ब्लॉक नहीं कर पाता और काफी दूर तक उड़ता हुआ जाता है। वो जमीन के ऊपर पटकता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। जुनची फिर से अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंच जाता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे वहां पर एक जबरदस्त धमाका होता है। लू चैंगशैंग की मास्टरपीस देखने के बाद अब काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि लू चैंगशैंग वहां पर एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। जुनची ने उसकी 6 इवल ड्रैगन वाली सोल वाली तलवार को बड़ी आसानी से हरा दिया है। जुनची उसके ऊपर अटैक करने के बाद खुद भी वहां पर सोच रहा था कि मेरे पास जो प्रोफाउंड एनर्जी थी काफी ज्यादा कम रह गई, अब तो मैं मूव भी नहीं कर पा रहा। दूसरी तरफ लू चैंगशैंग होता है उसकी एनर्जी भी काफी ज्यादा कम रह चुकी होती है। वो फिर से अपनी तलवार उठाता है, जुनची के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है और कहता है तुम मेरे हाथों से मरोगे। जुनची से कहता है चलो देखते हैं कि तुम्हारे पास एबिलिटीज हैं या नहीं। जुनची के ऊपर जब अटैक करता है जुनची फिर से अपनी तलवार को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। दोनों ही पीछे की तरफ गिर जाते हैं। दोनों की वाइटलिटी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, यानी कि दोनों के पास बहुत ही कम हिम्मत बची है दोबारा उठने की। लू चैंगशैंग उठता है और कहता है लगता है कि तुम्हारे पास जो वाइटलिटी बहुत ज्यादा कम रह चुकी है, तुम्हारे पास अब गैस नहीं बची दोबारा उठकर खड़ा होने की। हमारा जुनची उसे कहता है और तुम्हारे पास भी मुझे लगता है कि अब तुम भी यहाँ पर थक चुके हो, तुम और ज्यादा फाइट नहीं कर सकते। दोनों यहाँ पर काफी बुरी हालत में होते हैं। लू चैंगशैंग उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। दोनों फिर से अटैक कर रहे होते हैं, हालांकि वो दोनों काफी थके होते हैं, लेकिन फिर से अपनी तलवारों को टकराते हैं। अरीना में काफी ज्यादा एनर्जी को रिलीज होता हुआ दिखाते हैं।
तो लेंग चुआन के फादर कहते हैं इन दोनों के पास जो एनर्जी थी वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि इतनी फाइट के बाद ये दोनों बहुत ही बुरी तरह से थक चुके हैं। अब ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी विल के साथ फाइट कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास एनर्जी तो नहीं बची, लेकिन इनके पास जीतने का जज्बा है। जिसका जीतने का जज्बा ज्यादा होगा वही यहाँ पर इस फाइट को जीतेगा। चुआन कहता है चलो देखते हैं कि यहाँ पर कौन जीतने वाला है। एक तरफ लू चैंगशेंग है, जबकि दूसरी तरफ मा जुनची है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं, दोनों पीछे की तरफ गिरते हैं, दोनों फिर से उठते हैं, एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। इसी के साथ लू चैंगशेंग ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है। ग्राउंड के ऊपर गिरने के बाद वो फिर से उठता है और कहता है नहीं मैं तुमसे नहीं हार सकता, मैं तुम्हारे जैसे ग्लोव राम के बंदे से बिल्कुल भी नहीं हार सकता। उसके पास जीतने की ये वजह है कि वो 4 होली सन्स का लीडर है और जहाँ पर वो हारेगा तो उसकी बहुत ज्यादा इंसल्ट होगी। जबकि दूसरी तरफ से मा जुनची सोच रहा होता है मुझे जैस्मीन के लिए इस फाइट को जीतना है, मुझे जैस्मीन के लिए इसको हराना है ताकि मैं के पर आ सकूं। उसके बाद जैस्मीन मुझसे बात करेगी, इस वजह से मैं यहाँ पर हार नहीं सकता। जुनची उठकर खड़ा हो जाता है, जबकि लू चैंगशेंग भी उठकर खड़ा होने की कोशिश कर रहा होता है। दोनों के हाथ से उनकी तलवारें गिर चुकी हैं, दोनों के हाथ में अब तलवारें नहीं है। हमारा जुनची अपने पंच के साथ उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है, जबकि लू चैंगशेंग भी उसे पंच खाने के लिए या मारने के लिए रेडी होता है। तलवारें छूट जाती है और एंड के ऊपर दोनों एक दूसरे को पंच मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में वो दोनों अपने अपने पंचेस को आगे बढ़ाते हैं। दोनों का पंच एक दूसरे के मुंह के ऊपर लगने लगा। एक तरफ से हमारा जुनची होता है, दूसरी तरफ से लू चैंगशेंग होता है। दोनों एक दूसरे के मुंह पर पंच मारते हैं, पंच दोनों के मुंह पर लगता है और दोनों ग्राउंड के ऊपर गिर जाते हैं। लॉर्ड चूही ऊपर से इन दोनों को एनालाइज कर रहे होते हैं। लॉर्ड चूही ऊपर से दोनों को देख रहे होते हैं। दोनों ग्राउंड के ऊपर गिरते हैं तो इसी के साथ ही वो दोनों वहां से फिर से उठने की कोशिश करते हैं। जबकि सभी देखने वाले कहते हैं लगता है कि अंत हो चुका है, इस बैटल का यहीं पर अंत होने वाला है। लेकिन समझ नहीं आ रही कि एक बैटल ऑफ गार्ड है और बैटल ऑफ गार्ड यहाँ पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट बन चुकी है। दोनों यहाँ पर अपने वेपन्स को छोड़ चुके हैं और यहाँ पर अपने हाथों के साथ फाइट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी यहाँ पर हमें इस फाइट का विनर मिलने वाला है कि किसने इस पहले राउंड को जीता है। लू चैंगशेंग दोबारा उठने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, मैं यहाँ पर हार नहीं सकता, इस लड़के से तो बिल्कुल भी नहीं हार सकता। लेकिन इसी के साथ ही वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जबकि दूसरी तरफ हमारा जुनची जो होता है उठकर बैठ जाता है, कि वो बहुत ही बुरी तरह से थका होता है, लेकिन इसके बावजूद उठकर बैठ जाता है। इसके साथ लॉर्ड चूही नीचे ग्राउंड के ऊपर आते हैं और आकर लू चैंगशेंग को चेक करने के बाद कहते हैं लू चैंगशेंग यहाँ पर कोमा में जा चुका है। इसका मतलब यह है कि जुनची ने चैंपियनशिप की इस पहली बैटल को जीत लिया है। इसी के साथ ही वो कहता है कि जुनची ने पहली बैटल को जीत लिया। रूल्स के मुताबिक इसे यहाँ पर दोबारा लू चैंगशेंग से फाइट करनी है और दोबारा इसकी फाइट 3 दिन के बाद होगी। 3 दिन के बाद यहाँ पर फाइनल बैटल होगी और जो भी इस फाइट में जीतेगा वही गार्ड खान बनेगा। इसके साथ ही हमारा जुनची भी वहीं पर लेट जाता है और काफी खुश भी होता है और उसकी मास्टर वहाँ पर भागती हुई आती है और ग्रेट एल्डर भी होते हैं। वो लोग जल्दी से भागते हैं उसके पास आते हैं। उसकी मास्टर अपनी पावर्स को यूज करते हैं, उसे हील करने की कोशिश कर रही होती है। ग्रेट एल्डर से कहते हैं इसकी हालत कैसी है, ये तो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है। मास्टर चूही उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं तुम लोग यहाँ पर अपनी पावर्स के साथ इनको हील नहीं कर पाओगे। वो अपने पास से 2 पिल्स निकालता और कहता है ये 2 टाइम व्हील पिल्स हैं जो कि गार्ड एम्परर ने दी हैं। एम्परर ने इसकी बहादुरी को देखते हुए कि इसने यहाँ पर कितने कमाल के साथ फाइट की है, लो लेवल में रहते हुए, इसी वजह से उन्होंने व्हील ऑफ टाइम पर्ल्स तुम्हें दिए ताकि तुम इसको जल्दी से जल्दी रिकवर करवा सको। एल्डर मो बिंगजान उसके पास दोनों पिल्स ले लेती है और कहती है थैंक यू गार्ड एम्परर का भी और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये वाली पिल्स दी हैं। लेकिन इसी के साथ ही लॉर्ड चूही से कहते हैं तुम लोगों ने यहाँ पर पहली फाइट को तो जीत लिया है, ये लड़का बहुत ही बुरी तरह से जख्मी है, यानी बहुत ही सीरियसली जख्मी है। अगर ये लड़का 3 दिन में हील भी हो भी जाता है, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग देना चाहता हूँ कि तुम लोग उनके साथ फाइट मत करो, क्योंकि शेंगजू राम के जो मास्टर्स हैं लोगों के पास कुछ स्पेशल मेथड है जिनकी मदद से वो लू चैंगशेंग को बड़ी जल्दी हील करवा लेंगे। वो 3 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगा और 3 दिन के बाद जब फाइट होगी तो तुम्हारा लड़का जो है उससे फाइट को जीत नहीं पाएगा, लेकिन तुम 3 दिन में इसको कम्प्लीटली हील नहीं करवा पाओगे। मिस्टर मो बिंगजान भी इसकी बात सुनने के बाद इस बात से एग्री करते हैं कि ये बात तो वाकई में सच है। तो नेक्स्ट सीन में सोंग स्नो राम की रेजिडेंसी का दिखाया जाता है। वो लोग हमारे जुनची को लेकर वापस आ जाते हैं। वापस लाने के बाद वो जुनची को बाहर बिठाकर बैठी होती है, अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए उसको हील खा रही होती है। ग्रेट एल्डर से कहते हैं जॉन मुझे लगता है कि तुम्हें जुनची को वापस अपने सेक्टर में ले जाना चाहिए जहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, तुम इसे सेक्टर में वापस ले जाओ और वहाँ पर हमारी क्वीन से कहना कि वो इसको हील करें। बिंगजान उसे कहती है अच्छा ठीक है फिर मेरे साथ आओ, तुम मुझे मेरे साथ, हम दोनों इसे वापस अपनी सोंग स्नो राम में लेकर चलते हैं और वहाँ पर जाकर अपनी सिस्टर से बात करेंगे, वही इसको हील करेगी। पास एक और एल्डर खड़ा होता है, वो उनसे कहता है क्या तुम दोनों यहाँ पर अकेले इसको लेकर आए हो, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, तुम सिर्फ 2 एल्डर्स हो यहाँ पर तुम लोग शेंगजू राम के लोगों से पंगा ले रहे हो, नहीं तुम लोग यहाँ पर वापस आने के बारे में तो नहीं सोच रहे कि तुम लोग यहाँ पर आकर फाइनल बैटल में खेलोगे। तो एल्डर ग्रेट एल्डर से कहते हो तो हम लोग वापस क्यों नहीं आएंगे, दिन के पास यहाँ पर हमारी फाइनल बैटल होने वाली है और फाइनल बैटल में अगर जुनची नहीं होगा तो फाइनल बैटल कैसे होगी, तो हम लोग तो वापस लाजमी आएंगे। एल्डर उन लोगों से कहता है क्या तुम लोग देख नहीं रहे जुनची की बॉडी के ऊपर जो इंजरीज है वो बहुत ही खतरनाक है, यानी कि बहुत ही खतरनाक है और तो तुम लोग यहाँ पर चाहे जितने भी व्हील ऑफ टाइम पर्ल्स को यूज कर लो तुम लोग इसको कम्प्लीटली रिकवर नहीं करवा पाओगे। जबकि दूसरी तरफ लू चैंगशेंग है, लू चैंगशेंग की मास्टर जो है वो बहुत ही पावरफुल है और उनकी राम भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। पास बहुत सारे ऐसे सीक्रेट मेथड्स होंगे जिनकी मदद से वो लू चैंगशेंग को कम्प्लीटली हील करवा सकते हैं। ग्रेट एल्डर से कहते हैं हाँ ये बात उन्होंने वाकई में सच किया कि लू चैंगशेंग 3 दिन में अपने आप को कम्प्लीटली हील करवा सकता है। उसी के साथ एक बंदा वहाँ पर आता है और उनसे कहता है, अगर एक बंदा उनके पास आता है उनसे कहता है पैलेस मास्टर प्लेस लाइट राम से मास्टर लियू वांग जिसको 99 मास्टर भी कहा जाता है वो यहाँ पर आपसे मिलने के लिए आया है। ये लोग इस बात से हैरान होते हैं कि 99 सन यहाँ पर इनसे मिलने के लिए क्यों आया। तो मास्टर मो बिंगजान उसे कहती है अच्छा ठीक है उसे भेज दो। ग्रेट एल्डर भी उसे कहते हैं लेकिन उसका यहाँ पर क्या काम होगा, ठीक है उसे यहाँ पर भेजो, चलो देखते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आया। तो 99 सन वहाँ पर
आता है और आने के बाद उनसे कहता है खामोश रहो, जुनची को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, ना ही किसी और को पता चलना चाहिए। वो अपने पास एक बॉटल निकालता और कहता है बॉटल को जल्दी से अपने पास छुपा लो, किसी को पता ना चले कि जो बॉटल तुम्हें मैंने दी है। तो मास्टर मॉब इंजन उसके पास बॉटल लेती है और कहती है इसके अंदर क्या है, ये काफी ज्यादा कुछ स्पेशल लगता है, तुम यहाँ पर कोई एलिक्सर लेकर आए हो, ग्लेज लाइट राम के 99 मास्टर। तो ये बात सुनने के बाद वो कहता है नहीं नहीं, कौन 99 यंग मास्टर, यहाँ पर कोई भी 99 मास्टर नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ पर था, मैं इस चीज को तुम्हारे पास लेकर आया, ये एलिक्सर मैं तुम्हारे पास लेकर नहीं आया, तुम लोगों को नहीं जानता, तुम लोग मुझे नहीं जानते। तो मास्टर मॉब इंजन उस बॉटल को अपने हाथ में पकड़ दिया, उसको पकड़ने के साथ ही काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो इसी के साथ ही 99 सन फिर से उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हें फिर से कह रहा हूँ कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर नहीं देखा, ना ही मैं यहाँ पर आया हूँ, तुम लोग मेरी बात को समझ रहे हो कि तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर नहीं देखा, ना ही मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर मेरे फादर को इस बारे में पता चल गया कि मैं यहाँ पर चीज तुम्हारे पास लेकर आया तो मेरे फादर मुझे मार डालेंगे, मेरे फादर बहुत ही गुस्से वाले हैं और मेरे साथ तो वो कुछ ज्यादा गुस्सा करते हैं। ग्रेट एल्डर कहते हैं मॉब इंजन क्या है जिसके अंदर है क्या चीज। तो मास्टर मॉब इंजन उसे कहती है चलो देखते हैं। तो वो उस बॉटल के ऊपर से ढक्कन को हटाती है, जैसे ढक्कन को हटाती है तो उसके अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंट निकल रही होती है। ग्रेट एल्डर कहते हैं हाँ ये किस किस्म का एलिक्सर है जिसके अंदर से इतनी ज्यादा स्ट्रेंज हो रहा निकल रहा है और काफी ज्यादा पावरफुल हो रहा भी है। मास्टर मॉब इंजन कहती है नहीं ये नहीं हो सकता, ये तो टाइचू डिवाइन आर्ट है, टाइचू डिवाइन वाटर है। ये बात सुनने के बाद सभी एल्डर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, टाइचू डिवाइन वाटर तो बहुत ही पावरफुल एलिक्सर है। ग्रेट एल्डर उसे कहते हैं तो वाकई में इस बारे में श्योर हो कि ये टाइचू डिवाइन वाटर है। मास्टर मॉब इंजन उसे कहते हैं मैं वाकई में श्योर हूँ, मैंने इसे पहले भी देखा और इसके ओरा को महसूस किया है। मेरी सिस्टर लास्ट टाइम टाइचू डिवाइन राम के अंदर गई थी तो वहाँ पर जाने के बाद वापस एक ड्रॉप लेकर आई थी, वो टाइचू डिवाइन वाटर का ड्रॉप था, मुझे ओरा अच्छी तरह से याद है, मैं आज तक उसको भूली नहीं हूँ, ये वही हो रहा है, सेम हो रहा है टाइचू डिवाइन वाटर का। ग्रेट एल्डर कहते हैं तो फिर ग्लेज लाइट राम के लोग यहाँ पर हमें टाइचू डिवाइन वाटर का ड्रॉप देने के लिए क्यों आया, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा स्पेशल है, इसको ढूंढ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, फिर ये हमें यहाँ पर क्यों देने के लिए आया है, क्योंकि हम लोग सॉन्ग स्नो राम से जो कि एक लोअर लेवल की राम है, तो हम लोग कभी भी इनके इस एहसान के बदले को नहीं चुका पाएंगे, हम लोग कभी भी ये नहीं कर पाएंगे। मॉब इंजन से कहती है ग्रेट एल्डर तुम्हें यहाँ पर इनके एहसान का बदला चुकाने की जरूरत नहीं है, ये वाला एहसान का बदला तो हमारे जुंची को चुकाना पड़ेगा, अब इस बारे में नहीं जान सकते, ये तो प्यार का कर्ज है जो कि हमारे जुंची को प्यार से चुकाना पड़ेगा, ये जुंची खुद ही चुकाएगा, हमें इसके बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए हम लोग इस बारे में फिक्र नहीं करते और बाद में इस बारे में सोचेंगे, जब हमारे जुंची ठीक हो जाएगा वो खुद इस कर्जे को अदा कर देगा। ग्रेट एल्डर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या प्रिंसेस मीजी ने सब कुछ किया है, प्रिंसेस मीजी ने इससे प्यार करती है इसी वजह से उसने ये ड्रॉप इसके लिए चूज किया है। तो मास्टर मॉब इंजन से कहते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, तो मुझे लगता है ये वाला ड्रॉप प्रिंसेस मीजी ने अपने फादर के पास उन्हें बताया बिना उसके पास से चोरी किया और 99 सन के हाथ यहाँ पर भिजवा दिया है। फादर को इस बारे में पता चल गया तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे, ना सिर्फ प्रिंसेस मीजी से बल्कि इससे भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। बात सुनने के बाद ग्रेट एल्डर कहते हैं अच्छा तो ऐसी बात है, मैंने तो यहाँ पर नाम सुना भी नहीं, ग्लेज लाइट राम का यंग मास्टर यहाँ पर आया भी नहीं और ना ही हमने टाइचू डिवाइन वाटर को देखा है। ग्रेट एल्डर कहते हैं मैंने तो कुछ भी देखा नहीं, ना ही कुछ सुना है। मास्टर मॉब इंजन से कहते हैं अच्छा है ठीक है, आप इसी तरह प्रिटेंड करते रहे, हम लोग यहाँ पर जुंची को बिल्कुल ठीक कर देंगे। इसके साथ ही मास्टर मॉब इंजन डिवाइन वाटर के ड्रॉप को निकाल दिया जुंची की बॉडी के अंदर डाल देती है, जबकि दूसरी तरफ से शेंगजू राम का सीन दिखाया जाता है। शेंगजू राम में पर लू चैंगशैंग के मास्टर लू चैंगशैंग को हील करने की कोशिश कर रही होती है, वो उसे हील करती है और कहती है चलो जल्दी से उठ जाओ, अब तुम ठीक हो चुके हो। तो लू चैंगशैंग उठकर बैठ जाता है। चैंगशैंग कहता है मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं इस फाइट को हार गया। तो उसकी मास्टर से कहती है नहीं तुम इस फाइट को बिल्कुल भी नहीं हारे। फिर साथ ही गुस्से के साथ उसे कहती है तुम उस लड़के से हारे नहीं हो बल्कि तुम उस लॉर्ड राम के कमीने के हाथों से तो अपनी इज्जत उतरवा कर आए हो, सभी के लोगों के सामने उसने तुम्हें नंगा कर दिया, तुमने तो मेरी इंसल्ट करके रख दिया, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। जबकि दूसरा मास्टर से कहता है गुइजी तुम्हें नहीं लगता कि चैंगशैंग यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से हारा है, क्योंकि उस लड़के ने ईमानदारी के साथ इसको हराया है, क्योंकि उसके पास वाकई में पावर्स है, इसी वजह से वो लू चैंगशैंग को हरा पाया है। चैंगफेंग से भी कहता है लू चैंगफेंग तुम्हारी फाइट अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि वो रूल्स के मुताबिक उसे दोबारा तुमसे फाइट करनी है, उसे रो में तुम्हें 2 बार हराना था तभी वो फाइनल को जीत पाएगा, इसलिए तुम्हारे पास एक और मौका है, तुम्हें उसे सेकंड बैटल में हराना होगा। तो चैंगशैंग अपनी मास्टर से कहता है मास्टर मैं दोबारा से उस लड़के से नहीं हारना चाहता, प्लीज मास्टर मेरे पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटा दे, प्लीज उन रिस्ट्रिक्शंस को हटा दे और उसके बाद देखना मैं इसको हरा दूंगा। उसकी मास्टर से कहती है ठीक है तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस है मैं उनको हटा दूंगी, तुम्हारी इंजरीज बहुत ज्यादा सीरियस है, एक बार इंजरीज को हील कर लो उसके बाद मैं सभी को हटा दूंगी, फिर तुम्हारी पावर्स बढ़ जाएंगी। जबकि दूसरा एल्डर उनसे कहता है गुइजी ये तुम क्या कह रही हो, दूसरा एल्डर उनसे कहता है गुइजी ये तुम क्या कह रही हो, ये तो यंगर जनरेशन के दरमियान में फाइट है, तुम इसकी रिस्ट्रिक्शंस को हटा नहीं सकती, अगर तुम इसकी रिस्ट्रिक्शंस को हटा देती हो तो फिर से यंगर जनरेशन की फाइट तो नहीं रहेगी, क्योंकि लू चैंगशैंग की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो गुइजी उसे कहती है मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ती, मैं अपने स्टूडेंट को यहाँ पर इतनी बुरी तरह से हारते हुए नहीं देख सकती, अगर ये लड़का जाकर उसको नहीं हराता तो फिर मैं उस लड़के को जो लॉर्ड लाम के जुंची को मैं अपने हाथों से काट दूंगी, उस लड़के को मार डालूंगी, इसी वजह से मैं इसकी बॉडी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाने वाली हूँ। अब हमें बस इसकी बॉडी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटाना है और उसके बाद से यहाँ पर एक एडवांटेज मिलेगा और जो फाइट को जीत जाएगा। पर 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं और 3 दिन के बाद यहाँ पर दोबारा से फाइनल मैच होने वाला है। फाइनल मैच में लू चैंगशैंग और हमारा जुंची दोनों दोबारा एक दूसरे के आमने सामने आने वाले हैं। यहाँ पर ग्लेज लाइट राम की लू जिंगजुई को दिखाती है, वो कहती है पता नहीं इस बार जुंची वहाँ पर क्या कारनामा कर दिखाएगा, कि आज की बैटल यहाँ पर डिसाइसिव बैटल होने वाली है। आज की बैटल में हम लोग कुछ भी नहीं कह सकते कौन यहाँ पर इस बैटल को जीतने वाला है, क्योंकि वो दोनों पिछली फाइट में बहुत ही
बुरी तरह से जख्मी हुए थे। तो देखते हैं कि यहाँ पर कौन ज्यादा बेहतर होकर आता है। तो उसके फादर उसे कहते हैं लू चैंगशेंग चैंगजू राम की मास्टर गुइजुई का स्टूडेंट है और वो लोग अपनी होली ईव राम में वापस जाकर कुछ ऐसे स्पेशल मेथड्स को यूज कर सकते हैं जिससे 3 दिन में वो लू चैंगशेंग को बिल्कुल नया जैसा कर सकती है। यानी कि उसकी बॉडी के ऊपर एक इंजरी भी तुम्हें यहाँ पर आज दिखाई नहीं देगी। जबकि दूसरी तरफ वो लड़का जुनची है और उसका मुझे पता नहीं है कि वो अपने आप को हील भी कर पाता है या नहीं। जबकि मीजिन अपने फादर से कहती है फादर आपको मेरे ब्रदर जुनची के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा ब्रदर जुनची वो बहुत ज्यादा औसम है और देखना वो यहाँ पर कम्प्लीटली हील होकर आएंगे। तो जिंगजू से कहती है जिन मुझे तो एक तुम्हारी समझ नहीं आती। 3 दिन पहले जब यहाँ पर जुनची की फाइट हुई थी तो वो बहुत ही बुरी तरह से जख्मी था जिसकी वजह से तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था और तुमने 3 दिन तक खाना भी नहीं खाया। अब जरा देखो तो सही कि तुम्हें यहाँ पर उसके लिए बिल्कुल परेशानी नहीं हो रही। क्या तुम्हें अब उसके ऊपर भरोसा नहीं रहा या फिर वो तुम्हें पसंद नहीं रहा? मीजिन उसे कहती है सिस्टर ऐसी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि ब्रदर जुनची एक बहुत ही औसम इंसान है। मैं उसके लिए परेशान हूँ लेकिन इतनी परेशान नहीं हूँ। मुझे अच्छी तरह से पता है ब्रदर जुनची इस बार और भी ज्यादा पावरफुल होकर वापस आएगा और उसकी इंजरीज भी पहले से हील हो चुकी होंगी। ब्रदर 99 से कहती है ब्रदर 99 तुम इस बारे में क्या सोचते हो? तो ब्रदर 99 उसे आगे से कुछ जवाब देने लगता है फिर वहीं पर खामोश हो जाता है क्योंकि ब्रदर 99 इसके साथ मिलकर टाइचू डिवाइन वाटर का एक ड्रॉप देकर आया था। फादर उन लोगों से कहते हैं लोग क्या यहाँ पर जुनची के बारे में बात कर रहे हो? स्पेशली वो मीजिन से कहते हैं मीजिन मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि पब्लिक में उसे बार बार ब्रदर जुनची कहकर मत पुकारा करो वरना सभी लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा उस लड़के जुनची के साथ कोई ना कोई ताल्लुक है। जबकि मीजिन अपने फादर की नकल उतारते हुए उनसे कहती है ठीक है डैड मुझे समझ आ गई। ठीक है मैं दोबारा नहीं करूंगी। उसी तरफ जुनची होता है जो कि अपनी मास्टर के साथ वहाँ पर खड़ा होता है। जबकि मास्टर उसको देखते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। ग्लेज लाइट राम के जो किंग होते हैं यानी मीजिन के फादर होते हैं वो उसे देखकर बहुत ही हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या इस लड़के ने अपने आप को फुली रिकवर कैसे कर दिया? जबकि ब्रदर 99 वहाँ पर उनकी बातें सुनने के बाद काफी ज्यादा घबरा रहा था क्योंकि अगर ये सीक्रेट फादर को पता चल गया तो उस बेचारे के साथ बहुत ही बुरी होने वाली है। तो उसकी तरफ देखते हैं और कहते हैं बेटा कहीं तुम यहाँ पर कोई बात छुपा तो नहीं रहे? तो वो उनसे कहता है नहीं फादर मैं यहाँ पर कुछ भी कोई बात नहीं छुपा रहा। मैं तो कुछ भी नहीं छुपा रहा। इसी के साथ ही 99 सन उनसे कहता फादर देखो तो जरा वहाँ पर लू चैंगशेंग है। लू चैंगशेंग वापस आ चुका है। तो लू चैंगशेंग की तरफ देखते ही फादर कहते हैं ये क्या इसका ऑरा तो चेंज हो चुका है। जिंगजू अपने फादर से फादर इस बात का क्या मतलब है कि उसका ऑरा चेंज हो चुका है? तो जैसे लू चैंगशेंग वहाँ पर नीचे उतरता है तो उसकी बॉडी के अंदर से किंग का ऑरा निकल रहा होता है। तो फादर देखकर ही कहते हैं ये लड़का तो गॉड किंगडम में पहुंच चुका है यानी कि इसने ब्रेक थ्रू कम्प्लीट किया और ब्रेक थ्रू करने के बाद अब ये किंगडम में पहुंच चुका है यानी ये बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। इसका लेवल जुनची के लेवल से पूरे 2 लेवल हाई हो चुका है। तो जिंगजू अपने फादर से कहती है फादर कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने पिछले 3 दिन में यहाँ पर कोई स्पेशल एलिक्सर्स को यूज किया जिसकी वजह से इन्होंने फोर्सफुली इसको यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करवा लिया यानी कि जोर जबरदस्ती से यहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करवा के गॉड किंगडम में भिजवा दिया है। ऐसा करना तो इसके अपने लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो फादर उसे कहते हैं ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे पहले भी जोरा महसूस हुआ था। मुझे लगता है कि लू चैंगशेंग की बॉडी जैसे गॉड किंगडम में पहुंच चुकी थी लेकिन इसकी बॉडी के ऊपर सुप्रेशन डाली गई थी ताकि ये अपने ओपोनेंट्स के सामने अपनी फुल पावर्स को शो ना करवा सके। उसकी मास्टर ने यहाँ पर इसकी बॉडी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया जिसकी वजह से वो अपनी रियल फॉर्म में आ चुका है यानी कि उसकी असली पावर्स गॉड किंगडम की है। पहली बार हारने के बाद उसकी मास्टर गुइजी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि उसका स्टूडेंट दोबारा यहाँ पर हार और सभी लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाए वो भी एक लोअर राम के लड़के के हाथों से। इसी वजह से उसने यहाँ पर उसकी बॉडी के ऊपर से रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया है। फादर कहते हैं हमें यहाँ पर इस मैच को देखने की भी जरूरत नहीं क्योंकि इस मैच के रिजल्ट्स तो हमारे सामने ही है। जिंगजू से कहती है फादर आपने ऐसा क्यों कहा? तो फादर उसे कहते हैं कि ओरिजिनली पिछली बार जब इन दोनों ने फाइट की दोनों की पावर लेवल सेम थी यानी कि दोनों एक दूसरे के ओपोनेंट से दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे। लेकिन अब जबकि यहाँ पर गॉड किंग का ऑरा है एक तरफ और दूसरी तरफ से ट्रेबुलेशन राम है तो इसका मतलब यह है कि दूसरा बंदा बहुत ज्यादा कमजोर है और ये गॉड किंग राम का ऑरा जो होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि ट्रेबुलेशन राम को सिर्फ और सिर्फ एक उंगली से हरा सकता है। जुनची यहाँ पर चाहे कितने ही स्पेशल मूव्स को क्यों ना यूज कर ले उसके जीतने के चांसेस बहुत ही कम है। ये बात सुनते ही 99 सन कहता है कि अगर मुझे पहले से पता था कि मैं कभी भी टाइचू डिवाइन वाटर का एक ड्रॉप जाकर उस लड़के को नहीं देकर आता ताकि वो रिकवर कर सके क्योंकि अब तो वो वेस्ट हो जाएगा। तो फादर जी बात सुनने के बाद फिर से उसे कहते हैं बेटा क्या तुम यहाँ पर कुछ छुपा रहे हो? तुम यहाँ पर कुछ कहने वाले थे। उनसे कहता है नहीं फादर मैं तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कहने वाला था। मैं ये कह रहा था कि ब्रदर जुनची भी काफी ज्यादा औसम है और यहाँ पर लू चैंगशेंग बहुत ज्यादा पावरफुल होकर आया है। तो चलो देखते हैं कि इस फाइट का नतीजा क्या निकलने वाला है। जबकि ऊपर खड़े जो गॉड किंग्स होते हैं वो सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन गॉड कहता है ये तो एक 30 साल का गॉड किंग है। क्या तुमने अपनी डिवाइन रीजन में 30 साल के किसी गॉड किंग को देखा है? एम्परर गॉड उसे कहता है कि नहीं हमने अपनी डिवाइन रीजन में ऐसा कोई भी नहीं देखा। ये लड़का वाकई में काफी ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। इस बार इसने हमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया। हमने आज से पहले 30 साल की उम्र का पहले कोई भी गॉड किंग नहीं देखा। बस ये देखना बाकी है कि वो लड़का जुनची के सामने अब कौन से मूव्स को यूज करेगा और किस मूव्स के साथ इसको हराएगा क्योंकि अब उसके लिए इसको जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। हमारा जुनची भी देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होता है कि उसने ब्रेक थ्रू किया और उसकी पावर्स पहले से बढ़ चुकी है। तो हमारा जुनची जल्दी से जंप करते हुए रीना की तरफ चल पड़ता है। उसकी मास्टर से कहती है जुनची फिर से एक बार सोच लो लू चैंगशेंग की पावर लेवल तुमसे 2 लेवल हायर हो चुकी है। क्या तुम अभी भी ये करना चाहते हो? जुनची जंप करते हुए जल्दी से वहाँ पर रीना में चला जाता है। जबकि लू चैंगशेंग उसे कहता है जुनची तुम वाकई में यहाँ पर आ गए। तुमने मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। अगर तुम यहाँ पर नहीं आते हो जहाँ से डर कर भाग जाते फिर ये फाइट बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाती है और मैं यहाँ पर इस तरह जीत कर भी क्या कर लेता। जुनची उसे कहता है लू चैंगशेंग तुम्हारी कल्टीवेशन तो पहले से इंप्रूव हो चुकी है। अब तुम्हारी कल्टीवेशन इंप्रूव हुई है तो तुम्हारी बातें भी पहले से ज्यादा निकल
रही है। पिछली बार तुम बहुत ही बुरी तरह से मेरे हाथों से हारे थे, लेकिन अब देखो जरा तुम्हारा कॉन्फिडेंस वापस आ गया है। लू चैंगशैंग उसे कहता है, लास्ट टाइम मैं तुम्हें अपने ओपोनेंट की तरह रिगार्ड कर रहा था, इसी वजह से मैंने तुम्हारे साथ बातें नहीं की थी, लेकिन इस बार मेरी कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा हायर है और तुम एक लो लेवल के लड़के हो जिसकी कल्टीवेशन मेरी रीच तक नहीं पहुंच सकती और तुम मुझसे बहुत ज्यादा कमजोर हो। चुनची से कहता लगता है कि लास्ट टाइम की फाइट तुम भूल भी चुके हो, अभी ये 3 दिन पहले हुआ था, जब 3 दिन पहले मैं तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से हराया था। इसी के साथ मैं चुनची अपनी तलवार निकालता और कहता चलो फिर रेडी हो जाओ क्योंकि मैं तुम्हारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने वाला हूँ। मैं चुनची जल्दी से अपनी तलवार को लेकर जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मैंने चुनची की पावर्स वही है जो पिछली बार वाली थी, तो अपनी तलवार से जब उसके ऊपर अटैक करता है, लू चैंगशैंग सिर्फ एक उंगली के साथ उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसे हंसते हुए से कहता है तुम बस इतना ही कर सकते हो, हमारी पावर्स तो काफी ज्यादा अच्छी है, इस तलवार के अंदर बहुत ज्यादा पावर है, इस पावर्स की मदद से तुमने मेरी उंगली के अंदर भी थोड़ा सा पेन दे दिया, मुझे जहाँ पर टिंगलिंग हो रही है, लेकिन अफसोस की जहाँ पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और इसी के साथ ही उंगली को झटका देता है, तुम्हारा चुनची उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है, आज उसके मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। तुम्हारा चुनची यहाँ पर सिर्फ एक उंगली के अटैक से जख्मी हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा चुनची फिर से उठकर खड़ा होता है, अपनी तलवार को रेडी करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। चुनची फिर से जब तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, तो इस बार फिर से वो अपनी 2 उंगलियों को यूज करते हुए हमारे चुनची की तलवार को ब्लॉक कर लेता है। चैंगशैंग यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ हमारे चुनची के अटैक को ब्लॉक कर लेता है। उसे कहता है क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो, और फिर से हमारे चुनची को वहाँ पर पीछे की तरफ झटका देता है, जिससे हमारा चुनची पीछे की तरफ गिर जाता है। चुनची के पीछे हटने के बाद इसी के साथ ही लू चैंगशैंग आगे बढ़ता है और अपनी 2 उंगलियों को उसकी चेस्ट में मारता है, जिसकी वजह से हमारा चुनची उड़ता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है और हमारा चुनची और भी ज्यादा जख्मी हो जाता है। और काफी दूर जाकर गिरने के बाद वो फिर से उड़ता है और कहता है लगता है कि यहाँ पर 4 राउंड्स का डिफरेंस जो है काफी बड़ा डिफरेंस है। बाकी के सभी जनता भी यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से का इजहार कर रही होती है, किसी अचानक से ब्रेक थ्रू करने के बाद यहाँ पर आ गया, इसने यहाँ पर किसी चीटिंग मेथड को यूज किया है। क्योंकि दूसरी तरफ से मास्टर हु रूली कहते हैं एक गॉड किंग की पावर लेवल्स तो हमारा चुनची कभी भी फेस नहीं कर सकता। 3 दिन पहले तक लू चैंगशैंग और चुनची दोनों यहाँ पर ऐसे फाइट कर रहे थे जैसे कि दोनों एक दूसरे के सेम लेवल पर है, लेकिन अब देखो जरा वो एक ही उंगली के साथ हमारे चुनची को पटक कर मारा है। पोजन अपने मास्टर से कहता है मास्टर यहाँ पर कल्टीवेशन गैप तो इतना बड़ा नहीं है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक फुल और एक हाफ लेवल का कल्टीवेशन लेवल का डिफरेंस है जी। अगर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करता है तो वो भी उसके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाएगा, तो फिर यहाँ पर उसकी पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ सकती है। तो उसके मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आ रही। मास्टर हु रूली पोजन से कहते हैं लड़के लगता है कि तुम्हें अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही। लू चैंगशैंग ने गॉड किंगडम में कदम रखा है। गॉड किंगडम का मतलब यह है कि अब वो पिछली सारी की सारी कल्टीवेशन को छोड़कर आगे बढ़ चुका है, वो किंग बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जल्दी वो एक गॉड किंग बनेगा, उसके बाद गॉड एम्परर बनेगा। उसका ऑरा पहले से चेंज हो चुका है, इससे जितनी भी लो लेवल की कल्टीवेशन लेवल्स होते हैं वो सारे के सारे में ऑरा अलग होता है और किंग लेवल का ऑरा और होता है। इसी वजह से चुनची यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से उसे मार खा रहा है। एक सीन फिर से अरीना का दिखाते हैं, चुनची पीछे जाकर पटकता है तो लू चैंगशैंग उसे कहता है क्या हुआ, चलो जल्दी से आ जाओ, क्या बस हो चुकी है, तुम्हारे पास तो काफी सारी पावर्स है, मुझे लगता है कि तुम अपनी पावर्स को फिर से कंबाइन कर सकते हो, लास्ट टाइम में तुमने ऐसे ही किया था, चलो जल्दी से अपनी गोल्डन करो और साथ में फिनिक्स की फ्लेम्स को मर्ज करो और इसके साथ साथ अपनी ड्रैगन सोल को भी यूज कर सकते हो, चलो इन तीनों को यूज करो, करने की जरूरत नहीं है, तीनों को एक साथ यूज कर लो, हो सकता है कि तुम मुझे यहाँ पर अटैक कर सको। चुनची कहता है मुझे लगता नहीं है कि मुझे यहाँ पर इन सभी पावर्स को यूज करते हुए मैं इसको नुकसान पहुंचा सकूंगा, क्योंकि ये गॉड किंगडम में पहुंच चुका है, यहाँ पर कुछ और करना होगा। तुम्हारा चुनची कहता है अब यहाँ पर मुझे इविल गॉड की पावर्स को यूज करना ही पड़ेगा, मुझे यहाँ पर बाकी के सभी लोग पहचान ले, इसके बावजूद मुझे यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसी के साथ हमारा चुनची यहाँ पर इविल गॉड के 5th लेवल को ओपन करता है, उसके 5th गेट को ओपन करता है जिसका नाम हेल राम होता है। इसके साथ हमारे चुनची की पावर्स बढ़ना शुरू हो जाती है। बाकी के सभी देखने वाले काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जबकि लू चैंगशैंग भी काफी हैरान होता है। वो सभी लोग कहते हैं कि इसका ऑरा पहले से काफी ज्यादा चेंज कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि इसकी एनर्जी पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्या ये लड़का कोई मॉन्स्टर है। सभी लोग हमारे चुनची के लिए चीयर भी कर रहे होते हैं। तुम्हारा चुनची 5th गेट को ओपन करने के बाद अपने ऑरा को इंक्रीज करता है, लू चैंगशैंग के ऊपर अटैक करने के लिए सामने की तरफ एक बहुत ही पावरफुल फायर स्ट्राइक लगाता है, उसकी फायर एनर्जी बॉल होती है सामने की तरफ चैंगशैंग की तरफ आगे बढ़ी होती है।